वहां भी टाइम बोला जैसे कि आने वाली 7 तारीख को आपका एसएसटी का एग्जाम है और आप एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आ जाएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए। तो हाँ भी टाइम वालों, क्या हाल चाल, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे किसकी, कंप्लीट हिस्ट्री की। हिस्ट्री को हम कंप्लीट कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करे थे, ठीक है, जितने भी पिछले साल में एमसीक्यूज आ रखे थे उनको हमने कवर करा था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो भी 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे उनको हम समझेंगे और क्या पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन वो बताएंगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते वीडियो को स्टार्ट। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। तो करते वीडियो को स्टार्ट पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी या कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की लोगों के अंदर कैसे आई कि हम सब इसी देश के नागरिक हैं, ठीक है। सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे आई फ्रांस के लोगों के अंदर, वही कह रहा है। हिंदी में भी इस बार हमने करवा दिया है, जैसे कि बच्चों के कमेंट आए थे कि लास्ट वीडियो में कि सर हिंदी में भी करा दो एसएसटी, तो वही हिंदी में भी लिया है। तो फ्रांसीसी क्रांति ने कैसे फ्रांस के लोगों में सामूहिक पहचान की भावना कैसे उत्पन्न करी, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो वही बताएंगे। सबसे पहले क्या है भाई, ला पैट्रिया एंड ला सिटोयोन जैसे क्या है आइडियाज लाए गए, ऐसे ऐसे आइडियाज लाए गए जिससे लोगों को क्या लगा हम इसी देश के नागरिक हैं। ला पैट्रिया का मतलब क्या है कि भाई फादरलैंड की, क्या है, फादरलैंड है, पितृभूमि है, तो इसको अपना मान के चलना चाहिए। और साथ साथ में ले सिटोयोन की जो पितृभूमि है उसके क्या है, हम यहीं के सिटीजन है। तो ये लोगों के अंदर भावना पैदा करी गई, ये सारे शब्द लाके, ये सारे आइडियाज लाके। उसके बाद हम क्या करें, ट्राई कलर फ्लैग की, ट्राई कलर फ्लैग लाया गया, रेड व्हाइट एंड ब्लू वाला, ठीक है। एक रॉयल स्टैंडर्ड जो फ्लैग चल रहा था उसको हटा के ट्राई कलर फ्लैग लाए, ठीक है। उसके बाद हम बोले तो जो नेशनल असेंबली थी उसको हमने लाया, कि जो पहले स्टेट जनरल था उसको हमने हटा दिया, उसके बाद क्या लाए, नेशनल असेंबली लाए थे। उसके बाद हम बात करें जिसमें क्या है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, वो सारी बातें। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि जो नेशनल हम्स थी, ओथ थी, ये हमने क्या कर ली, ओथ ली, कि हमने भाई क्या बोल सकते हैं, हमने शपथ ली, एक तरह से है ना, शपथ ली। नहीं हम जो स्तुतियां थी उनको हमने गुणगान करा, शहीदों की थोड़ी हमने क्या करी, गुणगान करा, तो वो सारी बातें। उसके बाद हम देखें क्या, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, एक सेंट्रलाइज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको अडॉप्ट करा हमने। उसके साथ हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म लॉज लाए एंड वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम लाए। और जो भी अबॉलिशन कर दिया हमने, जो भी क्या थी इंटरनल ड्यूटीज लग रही थी उन सारी ड्यूटीज को खत्म कर दिया, जैसे ट्रेड अच्छे से हो पाए, ठीक है। और प्रमोशन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, जो भी कॉमन लैंग्वेज थी वहां की फ्रेंच, उस लैंग्वेज को कर दिया हमने प्रमोट करा कि सारे लोग क्या बोलेंगे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे, कि भाषा से लोग जो है एक साथ जुड़ेंगे, जिससे एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आएगी लोगों के अंदर, ठीक है। हिंदी में ये इसका आंसर है, ठीक है, हिंदी में भी देख लो। और ये हमने मेन हेड पॉइंट लेके चल रहे हैं, जो इसकी मेन एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। जो इसकी एक्सप्लेनेशन है डिटेल में, आपको रिटर्न में चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो जल्दी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि जो नेपोलिक कोड था, नेपोलिक कोड के बारे में पूछ रहा है कि नेपोलिक कोड में क्या बात करी गई थी, कि क्या बोला है, नेपोलिक कोड में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रैशनल एंड एफिशिएंट, की जो नेपोलियन था, नेपोलियन अपना सिविल कोड लाया था, नेपोलियन सिविल कोड 1804, ठीक है, जो लाया था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे क्या करा, एफिशिएंट बनाया और रैशनल बनाया, तो वो पूछ रहा है। पहले हमने क्या करा, जो भी अबॉलिशन कर दिया किसके, जो भी प्रिविलेजेस मिल रहे थे बाय बर्थ, जो बेस्ड ऑन बर्थ मिल रहे थे उन प्रिविलेजेस को हटा दिया, लाइक क्लर्जी जो प्रिविलेज थे उनको हटा दिया हमने, जो विशेष अधिकार थे। इक्वालिटी बिफोर लॉ लाए, कि जो भाई सारे हैं, सारे कानून के सामने कैसे हैं, सेम है, सारे क्या है, समान है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। इसके बाद हम सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, की जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी का अधिकार है, उसको हमने क्या करा, सुरक्षित करा, कि किसी की प्रॉपर्टी पे कोई भी आके राज नहीं कर सकता। जैसे कि पहले फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, जो फ्यूडलिज्म चल रहा था, उसमें क्या था कि सारी जमीन किसकी होती थी, एक तरह से फ्यूडल लॉर्ड की होती थी, तो वो सिस्टम को यहाँ पे हमने खत्म कर दिया। वही आ गया कि अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, की जो फ्यूडल सिस्टम चल रहा था उसको हमने खत्म कर दिया। इसके बाद हम देखे भाई रिमूव गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, जो भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थी, जो भी गिल्ड बनाने की, जो गिल्ड बनाने पर रिस्ट्रिक्शन लगी पड़ी थी, कि आप क्या गिल्ड नहीं बना सकते। गिल्ड मतलब क्या बोल सकते हैं हम, ट्रेड, जो ट्रेडर्स होते हैं उनका एक समूह, वो बना नहीं सकते, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगी पड़ी थी, तो वो हटा दिया। इसके बाद हमने क्या करा, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन करा, एक सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कर दिया, कि अच्छी तरह से हमने क्या करा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कर दिया, कि जो भी रूल करना है तो डिवाइड कर दिया कि कैसे कैसे कहां कहां पे कौन कौन रूल करेगा, ठीक है, अच्छे तरह से। फिर यूनिफॉर्म लॉज लाए गए,
ठीक है, करेंसी लाई गई, और साथ में बोल सकते क्या है, इंप्रूव करा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को, जिससे क्या हो, ट्रेड और बेहतर तरीके से हो सके। और इसी इन कारण से हम क्या बोल सकते हैं, इन कारण से हम बोल सकते हैं ये वाला और ये वाला, इससे बोल सकते हैं क्या हुआ, एक डायनामिक इकोनॉमी बनी, एक गतिशील अर्थव्यवस्था बनी, ठीक है, जिसमें फ्लो हो रहा है किसका, ट्रेड का, कोई भी कोई कैपिटल दे रहा है, कोई कोई गुड ले रहा है, तो उससे क्या चल रहा है, एक फ्लो चल रहा है ट्रेड का, तो क्या है, डायनामिक इकोनॉमी बनी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है अपन ने। आगे बढ़ते, ये इसका हिंदी में है भाई, कि जो भी जन्म पर आधारित जो भी विशेष अधिकार थे उनका अंत कर दिया, कानून के सामने सब क्या है, समान है, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया, तो ये हिंदी में हमने दे दिया था सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द एम एंड इंपैक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वीना 1815 की। 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वीना हुई थी, कब हुई थी, 1815 में हुई थी, क्यों हुई थी, क्यों हुई थी, रिस्टोर करने को मोनार्की को, कि मोनार्की को क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे, और जो भी नेपोलियन ने बड़े बड़े जो चेंज लाए हैं उनको हम हटा देंगे, तो उन सारी चीजों के लिए कर थी मोनार्की को, सॉरी, ट्रीटी ऑफ वीना करी गई थी। ट्रीटी ऑफ वीना करी थी, किसने करी थी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है साथ साथ में कि हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वीना, या ट्रीटी ऑफ जो वीना कांग्रेस थी उसको किसने होस्ट करा था, ये भी आ जाता है। ठीक है, तो ये अपने देख लो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ट्रीटी ऑफ वीना हुई थी भाई अपना, कहाँ पे हुई थी, वीना में हुई थी, और इस कांग्रेस को होस्ट करा था किसने, ड्यूक मेटरनिक ने। ठीक है, तो हम देखें इसका आंसर, तो क्या बोला भाई, होस्टेड बाय ड्यूक मेटरनिक, कि ड्यूक मेटरनिक ने क्या करा, इस ट्रीटी को होस्ट करा था। साथ साथ में क्या बोल रहा है भाई, रिस्टोरेशन ऑफ बर्बन डायनेस्टी, की जो बर्बन डायनेस्टी थी जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन में उठा के फेंक दिया था, उसको क्या लिया, वापस ले लिया। ठीक है, उसको वापस रिस्टोर कर दिया, रिस्टोर कर दिया बर्बन डायनेस्टी को। रिस्टोरेशन ऑफ कंजर्वेटिव ऑर्डर, जो कंजर्वेटिव ऑर्डर चल रहा था, जो रूढ़िवादी जो सिस्टम चल रहा था, उसको क्या करा, दोबारा से रिस्टोर कर दिया, एक तरह से मोनार्की को रिस्टोर कर दिया। उसके बाद बोला किंगडम ऑफ नेदरलैंड को सेटअप कर दिया, जो किंगडम ऑफ नेदरलैंड है उसको सेटअप करा, क्यों करा, कि फ्रांस अब और एक्सपेंड ना कर सके। जो फ्रांस था उसके आसपास बहुत सारे बफर स्टेट्स बनाए गए, कि लाइक ये फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस है, अब ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, अब आगे एक्सपेंड ना करे, तो उसको छोटा करने के लिए, मतलब उसकी टेरिटरी उसने लूज कर दी। ठीक है, उसने टेरिटरी अपनी लूज कर दी, छोटा हो गया, और छोटा होने के बाद जो भी आसपास थे, यहाँ पे कोई सेटअप कर दिया, कोई देश यहाँ पे सेटअप कर दिया, यहाँ पे सेटअप कर दिया, जिससे वो और आगे एक्सपेंड ना हो, तो ये यहाँ पे करा गया। तो जो अपना किंगडम ऑफ नेदरलैंड था उसको अपने क्या करा, सेटअप करा, जिससे वो आगे जाके एक्सपेंड ना करे। यही यहाँ पे सारी बातें बताई गई। जो जेनेवा था, जेनेवा में पेडेमोंट जो था वो ऐड कर दिया, पर्शिया को क्या कर दी, न्यू टेरिटरीज दे दी, फ्रांस ने अपनी बहुत सारी टेरिटरी खो दी, और बोल सकते ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दे दिया किसका, नॉर्दर्न इटली का। हम जैसे आगे देखेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में हम देखें, जो ऑस्ट्रियन हेब्सबर्ग एम्पायर था, नॉर्दर्न पार्ट जो था इटली का, वो किसके पास था, ऑस्ट्रिया के पास था, ऑस्ट्रो हेब्सबर्ग एम्पायर के पास था। तो यही बताया गया। और बोले तो हम जो जर्मन स्टेट्स थे उनको 39 जर्मन स्टेट्स में डिवाइड कर, जो जर्मनी था उसको 39 जर्मन स्टेट्स में डिवाइड कर दी, ये सारे चेंज थे। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इधर इधर एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि जो फ्रांस उसने अपनी टेरिटरी लूज करी और वो एक्सपेंड ना कर सके, इसलिए उसके आसपास बफर स्टेट्स बनाए गए। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि बफर स्टेट्स बनाए गए, बहुत सारे हमने राज्य बना दिए, इससे वो आगे अपना एक्सपेंडेशन ना कर सकते, अपना विस्तार ना कर सके। तो यहाँ पे यही बताया गया। यहाँ पे हिंदी में है कि ड्यूक मेटरनिक ने क्या करी थी, मेजबानी करी थी किसकी, कांग्रेस की। जो वीना ट्रीटी ऑफ वीना हुई थी, ट्रीटी ऑफ कांग्रेस, जो वीना कांग्रेस हुई थी, उसकी मेजबानी किसने करी थी, ड्यूक मेटरनिक ने। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोमांटिसिज्म, हाउ डिड कल्चर एंड रोमांटिसिज्म हेल्प इन डेवलपिंग नेशनलिज्म इन यूरोप, की नेशनलिज्म इन यूरोप, की यूरोप में नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए जो रोमांटिसिज्म था उसने क्या कॉन्ट्रीब्यूट करा। ठीक है, या जो कल्चर था उसने क्या कंट्रीब्यूट करा, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, हिंदी में ये रहा भाई, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति और रोमांटिकवाद, मतलब रोमानीवाद ने किस प्रकार की अगर सहायता करी, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका हम आंसर देखें तो आंसर यही होगा कि जो रोमांटिसिज्म था, रोमांटिसिज्म एज अ कल्चरल मूवमेंट, की रोमांटिसिज्म को क्या चलाया, एज अ कल्चरल मूवमेंट चलाया। रोमांटिसिज्म समझे तो रोमांटिसिज्म क्या है, एक तरह की आइडियोलॉजी है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं लोग जो है वो रैशनल होने की बजाय वो इमोशंस पे ध्यान देते हैं, आर्ट कल्चर के थ्रू क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, नेशनलिज्म को फैलाते हैं। ठीक है, वो बताया गया यहाँ पे। तो वही बताया कि जो रोमांटिसिज्म था वो एक कल्चरल मूवमेंट के थ्रू चला, एम्फसाइज करा गया किसको, इमोशंस को एंड फोक कल्चर को, कि लोगों ने अपने फोक कल्चर को समझ के उन्होंने क्या करा, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई, नेशनलिज्म की फीलिंग आई, ये हो गया। और भाई कलेक्शन ऑफ फोक सॉन्ग एंड टेल्स, की जो फोक टेल्स थी और फोक सॉन्ग्स थे उनको कलेक्ट करा। ठीक है,
और बोल सकते हैं जो लैंग्वेज एज अ सिंबल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, कि लैंग्वेज को एक रिस्ट्रिक्शंस के रूप में हमने यूज करा, कि एक हम रिवॉल्ट कर रहे तो हम लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। जैसे कि पोलैंड का एग्जांपल लें, कि पोलैंड में क्या था कि पोलैंड को किसने कब्जा कर लिया था, अपना जो अपना कौन था, रशिया था, रशिया ने कब्जा कर लिया था। हम बोले तो आई थिंक 1831 में कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा कर लिया उसने, तो कब्जा करने के बाद उसने वहां पे रशियन लैंग्वेज को इंपोज कर दिया, और वहां बोला कि कोई भी पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोलेगा। बट लोगों ने अपने पॉलिश लैंग्वेज बोली, और एक उनका तरीका बन गया क्या करने का, रिवॉल्ट करने का, कि वो रिवॉल्ट करेंगे तो पॉलिश में बात करेंगे। जैसे बहुत सारे चर्चेस थे जिसमें पॉलिश लैंग्वेज फिर भी यूज हो रही थी, वो क्वेश्चन भी आएगा वो भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि पॉलिश लैंग्वेज का बताया कि पॉलिश लैंग्वेज एज अ प्रोटेस्ट यूज करा, और यूज ऑफ एलिग्री, ठीक है, फीमेल फिगर का यूज करा हमने, कि एलिग्री बनाई जिससे हम देखे कि हाँ भाई हम किसके लिए लड़ रहे हैं। हम जैसे कि भारत में क्या हुआ, भारत माता के लिए लड़ रहे हैं हम, तो वैसे ही फ्रांस में मारियान बनाई गई, जर्मनी में जर्मेनिया बनाई गई, तो वैसे एलिग्रीज बनाई गई अपनी अपनी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं क्या, रूपक। ठीक है, रूपक, 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 रूपकों का सहारा लिया गया। ठीक है, यहाँ पे सारी बातें कर सकते हैं। ठीक, ये सारे आ जाएंगे इसमें पॉइंट्स। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट वर द मेजर इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप ड्यूरिंग द 1830s, की 1830s में क्या हार्डशिप्स आई थी, क्या हार्डशिप्स आई थी यूरोप में, जिस वजह से क्या हुआ वहां पे इकोनॉमिक, क्या हार्डशिप आई थी वो बता दो, कि कौन कौन सी हार्डशिप थी, तो वो बताना है अपने को। और इसी में बोले तो यहीं पे हमने देखा कि फ्रांस में लिबरल रेवोल्यूशन आ गया था, फिर यहाँ पे क्या कर दिया था, किसको हटा दिया था, जो वहां का किंग चल रहा था, बर्बन डायनेस्टी को बिठाया था 1815 में। 1815 में जो बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करा था, लुई 17 जो थे वो आए थे, उनको फिर हटा दिया गया था। उनको हटाया किसने, लिबरल्स ने, और उसकी जगह एक नया किंग लाया जिसका नाम क्या था, लुई फिलिप। लुई फिलिप को वहां पे लाए, और लुई फिलिप को लाने का उसको क्या बोला कि आप क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो यहाँ के, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलेगी, तो वो सिस्टम यहाँ पे लाया गया था। तो एक बार हम यहाँ पे देखें क्या कहा, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वहां पे बेरोजगारी बढ़ रही थी। एक पॉइंट रह गया, पॉपुलेशन जो थी, लेशन जो थी वो क्या थी, इंक्रीज हो रही थी, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, उसके साथ साथ क्या हुआ, जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो भी बढ़ गया। अब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, एक तरह देखिए साथ ही साथ चल रहा है कि आप पे रिसोर्स कम है, नौकरियां कम है, पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो वही है कि पॉपुलेशन बढ़ी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, इसलिए लोग क्या है, माइग्रेट होने लगे कहां पे, सिटीज में, कि गांव के लोग भी सिटीज में आ रहे हैं कि नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, तो वही माइग्रेट हो गए सिटीज में, जिसकी वजह से क्या हुए, ओवर क्राउडेड स्लम्स बने, है ना, ओवर क्राउडेड स्लम्स बने। इससे क्या हुआ, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, क्या हुई, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई। ठीक है, स्लम्स बनेंगे, लोग बहुत सारे एक से दूसरी जगह चले जाएंगे, तो क्या होगा, रैपिड ग्रोथ हो जाएगी, बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएगी, तो वही हुआ। और इसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो कंपटीशन था, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स, कि अब जो लोग अपना हैंडमेड गुड बना रहे हैं या छोटे स्तर पर, ठीक है, छोटे स्केल पर क्या कर रहे हैं, कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अब उनके बीच में क्या आ गया, एक तरह से उनके बीच का उनको दिक्कत आ गई, क्योंकि अब मशीन मेड गुड्स बनने लग गए थे। क्यों, क्योंकि इंग्लैंड में क्या आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो वहां से मशीन मेड गुड्स आने लग गया हर जगह। अब वो आ रहे हैं इधर से, जो छोटे तबके पे लोग बना रहे हैं अपना, कोई भी छोटे स्केल पे कोई भी लोग कोई भी गुड बना रहा है, मान लो शर्ट बना रहा है, ठीक है, वो बेचेगा 250 की, मशीन से बन रही है वो बेच देगा 100 की, तो लोग तो 100 वाली खरीदेंगे, तो उनको दिक्कत हो रही थी, किसको, जो छोटे स्केल पे अपना काम कर रहे थे, जो भी स्मॉल क्या बोल सकते हैं प्रोड्यूसर्स थे, तो वो उनको दिक्कत आने लग गई। तो इस वजह से उसके बाद बोला गया पीजेंट्स पे बर्डन आ लग गया, किसकी वजह से, फ्यूडल ड्यूज की वजह से, कि उन पे टैक्स बढ़ गया। और क्या हुआ यहाँ पे, राइजिंग द फूड प्राइसेस, की फूड प्राइसेस राइज होने लगे, क्योंकि जो फ्यूडल लॉर्ड है वो क्या कर रहा है, वो बोले तो फ्यूडल ड्यूज बढ़ा रहा है, अपने टैक्स बढ़ा रहा है एक तरह से, तो वो बढ़ रहा है या वो ले रहा है, तो जो लोग हैं, वो जो किसान है, किसान की जो किसान को उसको देना पड़ेगा टैक्स, जिसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ जाएगा, किसका, फूड का। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब जो भी ग्रेन है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा, फूड का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके पॉइंट्स बन जाएंगे मेन में। जैसे हिंदी में यहाँ पे आ गया भाई, जनसंख्या वृद्धि हो गई, बेरोजगारी की वृद्धि हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग थे वो पलायन करने लगे, ठीक है, झुग्गियां बसने लगी, बस्तियां बसने लगी, इनका विस्तार हुआ। इंग्लैंड की जो मशीन निर्मित वस्तुएं थी, उनकी वजह से क्या होगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, कहां पे, पूरे यूरोप में। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, किसानों पर सामंती बोझ आ गया, ठीक है, जो सामंतवाद चल रहा था उसका बोझ आ गया। और खाद्यान्न में क्या हुई, खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि हो गई। ठीक है,
तो ये सारी दिक्कतें आई थी किससे? 1830s में, 1830s में दिक्कतें आई थी यहाँ पे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, एक्सप्लेन एनी 4 आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ड्यूरिंग द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। लिबरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि जो लिबरलिज्म था वो क्या है, उसके आइडियाज को बता दो, वो किस, उसका मतलब क्या होता है, उसके मानी क्या होते हैं, ठीक है। तो वो बताने अपने को किसके, लिबरलिज्म के। तो इसको बोलते हम क्या, उदारवाद, उदारवादी राष्ट्रवादी के बारे में हमें बताना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन अपने को ये पूछ रहा है कि उदारवाद के बारे में अपने को बता दो। ये क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है। एक तो पूछ लेगा तुम्हारे को, जैसे ये रहा, कहाँ ये रहा, आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइन टू द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। की जो नेशनल यूनिटी का आइडिया था वो क्लोजली अलाइन था किसके, लिबरलिज्म के। लिबरलिज्म और जो नेशनलिज्म था वो जुड़े पड़े हैं कहीं ना कहीं से एक साथ। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। और एक और क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स स्फीयर में, क्या बता दो, नेशनल लिबरलिज्म बता दो, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं बता दूंगा तुम्हें कैसे कैसे करना है। तो एक बार हम देखें जो क्लोजली अलाइन है उसके बारे में, कि नेशनलिज्म, नेशनल यूनिटी और लिबरलिज्म कैसे क्लोजली अलाइन है, उसको समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अपने आ जाते हैं कि पहली बात तो लिबरलिज्म का मतलब क्या है। लिबरलिज्म समझो, पहली बात, पहला पॉइंट तुम वही लिख देना कि लिबरलिज्म जो है वो क्लोजली अलाइन है नेशनलिज्म के, या नेशनल यूनिटी जो है क्लोजली अलाइन है किसके, लिबरलिज्म के। तो ये लिख दोगे। उसके बाद क्या है, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, की एक व्यक्ति की आजादी, ठीक है, प्रति व्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। उसके बाद हम बोल सकते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये क्या है, आइडियाज है लिबरलिज्म के मेन। उसके बाद में बात करते हैं गवर्नमेंट बाय कंसेंट की, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जी प्रिविलेजेस। यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि एंड क्लर्जी प्रिविलेज की क्या बात करिए, एंड करना है किसका, ऑटोक्रेसी का, ठीक है, जो अपना शासन चल रहा मनमानी का उसको खत्म करना, और साथ साथ में जो भी क्लर्जी प्रिविलेजेस हैं उनको भी हमें हटाना है, ये लिबरल लोग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए सबके पास, की नेसेसरी कर दिया एक तरह से, क्या कर दिया, नेसेसरी कर दिया कि सबके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और फ्रीडम ऑफ मार्केट की बात कर सकते हैं, अबॉलिशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज और फॉर्मेशन ऑफ ज़ोल्वरीन। ये जो 3 पॉइंट है तुम किस में लिख सकते हो, इकोनॉमिक स्फीयर में, ठीक है, इकोनॉमिक स्फीयर में। इकोनॉमिक स्फीयर में क्या है, स्फीयर में क्या है, लिबरलिज्म क्या है। तो ये 3 पॉइंट तुम उसमें लिख सकते हो कि क्या फॉर्मेशन ऑफ भाई ज़ोल्वरीन, की ज़ोल्वरीन नाम का क्या बनाया गया था, कस्टम यूनियन बनाया गया था, है ना, जो कहां था, पर्शिया में था। मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट उसके अंदर थे, ठीक है। उसके अंदर क्या करा गया था, जो 30 करेंसी थी, 30 करेंसी थी, उनको हटा के क्या कर दिया, 2 करेंसी को ला दिया गया था। ज़ोल्वरीन के अंदर ये तो हुआ था कि 30 करेंसी को हटा के दो करेंसी ला दी थी। और जो भी उस कस्टम यूनियन के अंदर जो भी ट्रेड करेगा, जो भी उस ज़ोल्वरीन के अंदर आ रहा है, वो क्या होगा, फ्री ट्रेड होगा। उनके अंदर क्या होगा, एक वेट एंड मेजरमेंट की, एक वेट एंड जो क्या है एंड मेजरमेंट का जो भी सिस्टम होगा यूनिफाइड होगा, कि सभी क्या है, मान लो कि पहले क्या होता था, जैसे यूरोप में क्या होता था कि एक बंदा 1 मीटर सामान इधर से उधर लेके जा रहा है, तो कहीं पे वो 1.5 मीटर हो जा रहा है, कहीं पे आधा मीटर हो जा रहा है, कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है, तो इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, यूनिफाइड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम भी लाए, ठीक है। ज़ोल्वरीन में तुम लिख सकते हो कि यूनिफाइड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। ये सारी चीजें आई थी ज़ोल्वरीन में। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ के, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको समझ के चलना, ठीक। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनलिज्म के ऊपर आ जाता है, सॉरी लिबरलिज्म के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में बता दी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, कानून के सामने सब समान है, प्रतिनिधि सरकार और संविधान होना चाहिए। यहाँ पे आया नहीं क्या वो पॉइंट, हाँ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, गवर्नमेंट बाय कंसेंट होनी चाहिए, और जो भी इलेक्टेड पार्लियामेंट के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए, ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो जाना चाहिए। वो सारी बातें यहाँ पे करी जाती है। सारे पॉइंट लिख नहीं पाया, पर ये सारे तुम लिख देना, गवर्नमेंट बाय कंसेंट में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखो एक बार, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली बता दो, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बता दो, या यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन बता दो। ये आ जाता है क्वेश्चन कभी कभार, ठीक है, 3 नंबर में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमें बताना क्या सबसे पहले कि जो इटली था वो क्या था, डिवाइडेड था इनटू 7 स्टेट्स, कि 7 स्टेट्स में क्या डिवाइडेड था, जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिटिकली फर्मेंटेटेड, कि पॉलिटिकली वो फर्मेंटेड था, उसके फ्रेगमेंट हो रखे थे बहुत सारे। जैसे कि हम देखें तो बहुत सारे जर्मन स्टेट, जैसे कि ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया,
ऐसे करके 7 स्टेट्स मान के चल लो, 7 स्टेट्स थे। तो जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो किसके पास आ रहा था, मैंने बताया ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के पास आ रहा है। साउथ वाला पार्ट किसके पास आ रहा है, बर्बन डायनेस्टी जो है, बर्बन डायनेस्टी जो है कहाँ की, स्पेन की, स्पेन की जो बर्बन डायनेस्टी है उसके अंडर आ रहा है। जो मिड वाला पार्ट है वो किसके पास आ रहा है, क्या बोल सकते हैं, जो पोप है, पोप के पास आ रहा है, ठीक है, इसको ही रोम वाला पार्ट बोल सकते हैं, एक तरह से पोप के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा डिवाइडेड था, और 2 स्टेट से जो आजाद थे जिनका नाम था सर्दिनिया एंड पेडामोंट, ठीक है, जो किसके अंदर आते थे, इटालियन प्रिंसली हाउसेस के अंडर आते थे, ठीक है। तो वही बताया गया यहाँ पे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, तो मैंने ये ड्राइंग सी बना दी है, मैप सा बना दिया है, इसको एक बार मिटा देते हैं। तो हाँ, तो एक बार इसको हम समझे क्या बोला गया भाई। सबसे पहला कि जो अपना जो क्या था, इटली था, वो डिवाइडेड था, पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था 7 स्टेट्स के अंदर, 7 स्टेट्स के अंदर। एंड उसके बाद हम बताएंगे, यही बता देंगे कैसे कहाँ कहाँ पे डिवाइडेड थे। उसके बाद रोल ऑफ जुसेपी मजीनी, जो जुसेपी मजीनी थे उनका रोल बताना है कि उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नाम की 2 सोसाइटीज बनाई थी, सीक्रेट सोसाइटीज। यंग इटली का मतलब, यंग इटली उनका बनाने का मोटिव क्या था कि उनको क्या करना है, इटली को रिपब्लिकन बनाना है, एक यूनाइटेड इटली की बात करी थी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आया बहुत बार जुसेपी मजीनी के ऊपर। तो कि क्या है, यूनाइटेड इटली की बात करी थी, उन्होंने बोला था कि भाई कि जो प्राकृतिक इकाई है, जो नेचुरल यूनिट है किसकी, किसी भी स्टेट की, वो क्या है, एक नेशन ही होना चाहिए। तो वो सारी बातें करी थी। तुम बता सकते हैं कि जुसेपी मजीनी ने क्या करा था, यंग इटली नाम का क्या बनाया था, एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, जिससे वो क्या करते थे, जिससे वो कहते थे कि इटली को क्या करना है, यूनिफाई करना है। और ये सबसे पहले इन्होंने करा था, कब करा था, 1830 के समय में, 1830 के समय में इन्होंने ये पहलकदमी इनिशिएटिव लिया था। उसके बाद बोल सकते हैं जो भी रोल ऑफ कैवियर, कि कैवियर का क्या रोल था, कि कैवियर ने क्या करा था, जो नॉर्दर्न पार्ट था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर वाला जो पार्ट था, उसको आजाद कराया था। और उसको आजाद कब करा लिया था, आई गेस 1859 कुछ में उसको आजाद करा लिया था। उसके बाद अपना फिर अलायंस विद फ्रांस के, फ्रांस के साथ अलायंस बनाए गए। और फिर रोल ऑफ गैरीबाल्डी, जो सीपी गैरीबाल्डी का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जो सीपी गैरीबाल्डी को कंपेयर कराया था महात्मा गांधी से, कि महात्मा गांधी ने जैसे इंडिया को आजाद कराया, वैसे ही जो सीपी गैरीबाल्डी थे उन्होंने क्या करा, यूनिफाई कराया इटली को, वैसे वाला सीन। तो जो सीपी गैरीबाल्डी ने क्या करा था, सदर्न पार्ट को आजाद कराया था, किससे, जो बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन थी, उससे क्या करा था, गैरीबाल्डी जी ने आजाद कराया था उसको, इटली को। और वो कराया था आई गेस 1860s के समय में, 1860 में क्या कराया था उन्होंने, वहां से आजाद करा लिया था। और हेल्प ली थी किसकी, वहां के पीजेंट्स की, वहां के लोकल लोगों की। इसीलिए महात्मा गांधी से कंपेयर करते हैं कि वहां के लोकल लोगों की हेल्प से उन्हें बर्बन डायनेस्टी और स्पेन को वहां से भगा दिया था और उसको आजाद करा लिया था, ठीक है। यहाँ पे ये है। और उसके बाद जब ये आजाद हो गया, यूनिफाई हो गया, तो जो विक्टर इमैनुअल सेकंड थे उन्होंने अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया क्या, किंग। उसके बाद भाई यहाँ पे क्या बता रखा है, एडिशन एडिशन हो क्या हुआ, विनेटिया और रोम जो थे इन सबको ऐड कर लिया बाद में जाके, जो भी पार्ट थे बीच वाले उनको बाद में जाके ऐड कर लिया था। लाइक इसको हमने शायद 1866 में करा था, और रोम को हमने ऐड करा था आई गेस 1870s में, ऐसे करके कुछ ये हुआ था। पर मेनली हम देखें तो इटली यूनिफाई हो गया था प्रॉपरली कब, 1861 में। और 1861 में क्या कर लिया था, प्रोक्लेम कर लिया था किसने, विक्टर इमैनुअल सेकंड ने, कि मैं क्या हूं, किंग हूं यूनाइटेड इटली का, यूनिफाइड इटली का। तो ये पूरा मामला यहाँ पे बता रखा। ये हिंदी में पॉइंट्स हैं कि भाई 7 राज्यों में टूटा पड़ा है, जो मजीनी थे उनकी भूमिका बता दो। उन्होंने एक यंग इटली नाम का एक क्या बनाया था, सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। और जो कैवियर थे उनके बारे में बता दो, जो केवूर करके बोला है इनको। और जो गैरीबाल्डी थे उनका बता दो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो वो सारी चीजें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, कि जर्मनी के यूनिफिकेशन का प्रोसेस बता दो, कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था। तो सिंपली अपने वो बताना है। देखें सबसे पहले फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का मैटर हुआ। सबसे पहले फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए थे। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था, एक सेंट पॉल चर्च था। वहां पे जो सारे लिबरल्स थे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 1848 का लिबरल रेवोल्यूशन, है ना, लिबरल रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो 1848 का लिबरल रेवोल्यूशन बोलते हैं। कि क्या था कि सारे जो लोग थे, सारे क्या थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे मेनली, क्योंकि लिबरल जो क्लास थी उसमें कौन आते थे, पीबीआई आते थे। पीबीआई मतलब कि भाई पीबीआई आते थे। पीबीआई का मतलब क्या बताया था मैंने, ठीक है, पीबीआई, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए और इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ये सारे किसमें आते थे, ये सारे आते थे किसमें,
ये आते थे मिडिल क्लास में, ठीक है, मिडिल क्लास ये सारे थे। तो अब जब मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास जो थे उन्होंने क्या करा, 1848 में क्या रेवोल्यूशन करा, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के वो सेंट पॉल चर्च में गए। सेंट पॉल चर्च में जाने के बाद उन्होंने क्या करा, वहां के जो किंग थे उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा है, आप ना इस पर साइन कर दो और आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्क बन जाओ और एक यूनिफाइड, सॉरी हाँ, यूनिफाइड जर्मनी बना लेते हैं अब। तो क्या करा, किंग ने रिजेक्ट कर दिया उसको। जब किंग ने रिजेक्ट करा, फिर वो क्या बोलते हैं इसको, लिबरल को, जो लिबरल रेवोल्यूशन था उसको फेल अटेम्प्ट बोलते हैं। बट बाद में जाके जर्मनी यूनिफाई हो जाता है। किसकी लीडरशिप में, पर्शिया की लीडरशिप में क्या होता है, जर्मनी यूनिफाई होता है। और उसमें जो ओटोमन बिस्मार्क होते हैं वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, वही पूरा क्या कराते हैं, पूरा यूनिफिकेशन कराते हैं। कैसे, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन, खून और लोहे की शक्ति लगा के अपनी पॉलिसी बना के ये करते हैं। कैसे, 7 साल में 3 वॉर लड़ते हैं, डेनमार्क से और फ्रांस से 3 वॉर लड़ते हैं, ठीक है। डेनमार्क, फ्रांस और एक और जगह थी, मैं बोल रहा हूँ शायद। तो उन तीनों जगह से क्या करते हैं, वॉर लड़ते हैं, और वॉर लड़के वहां को वो पूरे जर्मनी को करते हैं, यूनिफाई कराते हैं। ये सॉरी हाँ, यहाँ आ गया ना, डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया बोल रहा था मैं, हाँ ऑस्ट्रिया, इन सबसे वो लड़ते हैं। उसके बाद जो प्रोक्लेम कर लेता है किंग, जो होते हैं वहां के, जिनका नाम क्या होता है, काइजर विलियम वन, वो अपने आप को वहां के किंग प्रोक्लेम कर लेते हैं कि मैं अब यहाँ का किंग। और उसके बाद एम्फेसाइज करा जाता है यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन सिस्टम को, कि मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, करेंसी सिस्टम लाया जाता है, लीगल सिस्टम लाया जाता है यहाँ पे। जो हमने एमसीक्यूज में ही बात करी थी लास्ट वीडियो में, कि जो जर्मनी यूनिफाई हुआ था, तो उसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन लाए गए थे, कुछ मॉडर्न आइडियाज को अपनाया गया था, जो एम्फेसाइज कर रहे थे। कहाँ से एम्फेसाइज कर रहे थे हम देखे तो, अडॉप्ट करा था, एक मॉडल माना था पर्शिया से लीगल सिस्टम लिए थे वहां से, बैंकिंग सिस्टम लिया था वहां से, और बोल सकते हैं क्या लाए थे, करेंसी सिस्टम लाए थे, ठीक है। ये सारी चीजें वहां से ली गई थी, कहां से, पर्शिया से, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, तो याद रखो भाई, हाँ इसकी जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जो भी डिटेल में जो लिखा पड़ा है, जो मैंने टाइप करा है अपने हाथों से, वो आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको प्रॉपरली क्वेश्चन एंड आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो याद से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े, अगला है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। या बता दो कि ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन में जो यूनिफिकेशन आया, जो ब्रिटेन एक साथ जुड़ा, वो एक सडन चेंज नहीं था। क्या एक सडन चेंज नहीं था, बहुत लॉन्ग प्रोसेस थी, जो हमने उसमें भी देखा था एमसीक्यूज वाली वीडियो में, ठीक है। तो वही बताया कि जो एक बिल्कुल ही लॉन्ग ड्रॉ आउट प्रोसेस थी भाई, कि बहुत लंबी प्रोसेस थी, जिसके बाद क्या था, बना था, ब्रिटेन बना था। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंदी में ही बता रखा है कि भाई जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन एक अचानक से बना कोई राज्य नहीं था, एक अचानक से कोई क्रांति नहीं हुई थी जिसके बाद ब्रिटेन बन गया हो। एक बहुत लंबा प्रोसेस था, जो कब से चला हम देखे तो 1688 से चला, और कब खत्म हुआ, 1801 में जाके, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस चला, फिर जाके क्या हुआ, पूरा ब्रिटेन यूनिफाई हुआ। जैसे कि ब्रिटेन हम देखे तो पहले क्या था, उधर एथनिक ग्रुप्स रहा करते थे, वेल्स हो गए, स्कॉट्स हो गए, आयरिश हो गए, ठीक है, इंग्लिश हो गए, तो ये सारे वहां पे ग्रुप्स रहा करते थे। फिर उनके बाद भाई इंग्लैंड, उनमें से सबसे डोमिनेटिव कौन था, इंग्लैंड था, इंग्लिश ग्रुप था। इंग्लैंड के लोगों ने क्या करा, कब्जा कर लिया कहां पे, स्कॉटलैंड पे, एक्ट ऑफ यूनियन करके, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ठीक है। ये सारा यूनियन करा। फिर एक्ट ऑफ यूनियन के बाद फिर उन्होंने आयरलैंड पे कब्जा करने की कोशिश करी, फिर 1801 में जाके आयरलैंड पे भी कब्जा कर लिया। तो ये पूरा प्रोसेस था, बहुत लंबा प्रोसेस था, ठीक है। तो वही हम देखते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहला भाई कि नो ब्रिटिश नेशन बिफोर 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी तक कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था उससे पहले, उसके बाद बनने की प्रोसेस चली है। यहाँ पे क्या था, एथनिक ग्रुप्स रहा करते थे, बताया मैंने 4 ग्रुप्स रहते थे, वेल्स हो गए, इंग्लिश हो गए, आयरिश हो गए और स्कॉट हो गए। जो इंग्लिश ग्रुप था वो डोमिनेट कर गया था, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, जिससे क्या हुआ, वहां पे पैसा आ गया, समृद्धि आ गई, पावरफुल था। जो पैसा है उससे ही पूछेंगे तो कैसा है, तो वही वाली बात हुई कि उसपे पैसा आ गया, पावरफुल हो गया, इसलिए वो डोमिनेट कर गया उस पूरे आइलैंड में, जो ब्रिटिश आइल्स था उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ भाई, ग्रोथ ऑफ इंग्लिश पावर का वहां पे ग्रोथ होने लग गया। फिर इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या कर ली, छीन ली पावर, से कर ली पावर, कहां से, इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर ले ली मोनार्की से छीन के पावर किस पे आ गई, इंग्लिश पार्लियामेंट पे आ गई, मोनार्की को ऐसे करके लात मारी और इंग्लिश पार्लियामेंट को पावर दे दी, ठीक है। ये सिस्टम था, कब हुआ, 1688 में हुआ। और इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस क्रांति हुई कब हुई, 1688 में, माफ करना 1688 में, ठीक है। उसके बाद क्या करा, उसमें डोमिनेट कर गया इंग्लिश जो लोग थे वो डोमिनेट कर गए, इंग्लिश पार्लियामेंट के पास पावर आ गई। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन करा। एक्ट ऑफ यूनियन
1807 इसमें क्या हुआ, जो स्कॉटलैंड था, स्कॉटलैंड को जोड़ लिया किसमें, ब्रिटेन में, और बन गया एक तरह से बोल सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में शायद। ठीक है, तो यहाँ पे एक्ट ऑफ यूनियन हो गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। इसमें क्या रहा, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड जो था, स्कॉटलैंड को कर लिया था, ऐड कर लिया, और स्कॉटलैंड के कल्चर को बिल्कुल दबा दिया, पॉलिटिकल जो भी इंस्टीट्यूशन थे, कल्चरल इंस्टीट्यूशन थे, उनको दबा दिया, और वहां पे क्या कर दिया, एक तरह से वहां पे इंग्लिश कल्चर को वहां पे फैलाना स्टार्ट करा। तो यहाँ पे यही हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन के बाद भाई जो आयरलैंड था उनको इनकॉर्पोरेट करा गया। इनकॉर्पोरेट कब करा, 1801 में। कैसे करा, वहां पे भी घुसे, और वहां पे जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे उनके बीच में फूट डाली, और वहां पे फिर राज कर लिया उन्होंने। कि जो नॉर्दर्न पार्ट था वहां पे प्रोटेस्टेंट रहते थे, कैथोलिक रहते थे, वो सारा सिस्टम वहां पे चला। और इसमें एक कंट्रीब्यूशन आता है मेन बंदे का, जो आयरलैंड में उन्होंने एक रिवॉल्ट करा था, जिनका नाम क्या है, वॉल्फ वॉल वॉल्फ वॉल्फ टोन। ठीक है, वॉल्फ टोन, ठीक है, वॉल्फ टोन एक थे जो इन्होंने रेवोल्यूशन करा था। कब करा था, कब करा था, 1798 में वहां पे रिवॉल्ट करा था एक, पर वो रिवॉल्ट फेल हो गया था, वो सारी बात अलग है। तो यहाँ पे ये पूरा सिस्टम करा। फिर यहाँ पे भाई जो भी सप्रेस करा स्कॉटलैंड और आयरिश कल्चर को, और इंग्लिश ने वहां पे डोमिनेंस दिखाया अपना, इंग्लिश डोमिनेंस वहां पे देखने को मिला। और फिर वहां पे यूनिफाई होने के बाद कुछ सिंबल्स बनाए गए, कुछ चीजें बनाई गई, जैसे कि एक नेशनल फ्लैग बनाया गया जिसका नाम क्या था, यूनियन जैक। यूनियन जैक नाम का क्या बनाया गया, एक फ्लैग बनाया गया। क्या बनाया भाई, यूनियन यूनियन जैक नाम का फ्लैग बनाया, जो क्या था, उनका फ्लैग था। और एक और वहां पे एक वो क्या बोलते हैं, नेशनल एंथम बनाया गया, इसका नाम क्या था, गॉड सेव अवर नोबल किंग। गॉड सेव अवर नोबल किंग, वो एक वहां का नेशनल एंथम बनाया गया। ठीक है, ये सारी चीजें हुई थी ब्रिटेन में। और फिर जाके वो क्या क्या बना था, एक ब्रिटिश नेशन बना था, जब यूनिफाई, हाँ ब्रिटिश नेशन बना था, जब जाके इतनी लंबी प्रोसेस हुई थी, जब जाके वो एक ब्रिटिश नेशन बना था। ठीक है, आगे बढ़े। अगला आ गया भाई बाल्कन रीजन के ऊपर, कि बाल्कन रीजन बता दो भाई, बाल्कन रीजन क्या था, बाल्कन रीजन में कैसे विस्फोट हुआ, बाल्कन रीजन में कैसे एक्सप्लोज हुआ, वो सारी बातें यहाँ पे पूछी गई है। कि बाल्कन रीजन के ऊपर क्वेश्चन आया था, हाउ डिड द बाल्कन इशू बिकम द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप आफ्टर 1871। की 1871 में क्या हुआ भाई, वहां पे कैसे बहुत बड़ा इशू बन गया कॉन्फ्लिक्ट का, बाल्कन रीजन। तो वही वहां पे बताना है। तो सबसे पहली बात, क्लियर है ना, आंसर नहीं है कोई नहीं। इसमें तो पहले क्या बताया जाएगा कि जो बाल्कन था उसमें बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहा करते थे, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स थे जिनको हम स्लेव्स बोला करते थे, स्लाव्स बोला करते थे। अब वहां पे वो सारे लोग रहा करते थे, और वो पहले से ही किसके अंडर आते थे, ओटोमन एम्पायर के अंडर आते थे। अब वहां पे क्या हुआ, ओटोमन एम्पायर से आजाद होने की वहां पे चाह निकली, लोगों के अंदर एस्पिरेशन की इच्छा निकली, नेशनलिज्म की इच्छा निकली, वहां से लोग आजाद हुए। फिर उसके बीच में, जब इनके बीच में अपनी आइडेंटिटी को लेके लड़ाई चल रही थी, अपनी आइडेंटिटी, अपने नेशन को लेके, अपने लैंड को लेके जब लड़ाई चल रही थी, उसी कॉन्फ्लिक्ट का फायदा किसने उठाया, जो बिग पावर राइवलरीज थी, जो बिग पावर थी, उन्होंने उन्होंने उनकी राइवलरीज आ गई इनके बीच में। रशिया था, रशिया उधर से आ गया, जर्मनी आ गया उधर से, जिस वजह से इन बड़ी बड़ी पावर्स ने बीच में लड़ाई करने लग गए, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, एक तरह से सी रूट चाहिए था, बाल्कन रीजन से एक तरह से हमें सी रूट मिल रहा था। तो जो बड़ी बड़ी पावर्स थी वो आ गई इसके बीच में, और बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर लिया। और यही एक तरह एक कॉज बोल सकते हैं, कारण बोल सकते हैं, जिससे क्या हुआ, क्या हुआ, बोल सकते हैं इससे वर्ल्ड वॉर 1 हुई। ठीक है, ये यहाँ पे सारी बातें बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कि बता दो भाई पोलैंड के बारे में, जो पॉलिश कल्चर था उसके बारे में बता दो। हाउ हैड द यूज ऑफ पॉलिश लैंग्वेज केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस इन 1831। की 1831 में जो रशिया का डोमिनेंस चल रहा था, उसके अगेंस्ट जो स्ट्रगल चल रहा था लोगों का, वो पॉलिश लैंग्वेज का यूज करना है, कि लोग पॉलिश लैंग्वेज को यूज करके अपने स्ट्रगल को दिखा रहे थे, सिंबल बन गया था स्ट्रगल का वो। तो वही बताना है। सबसे पहले भाई पोलैंड को क्या कर लिया, ऑक्यूपाइड कर लिया किसने, रशिया ने कब्जा कर लिया पोलैंड पे। वहां के जितना भी उसका कल्चर था, उसकी आइडेंटिटी, उसको खत्म करने की कोशिश करी रशिया ने, और वहां पे कब्जा करके भाई वहां पे इंपोज कर दी क्या, रशियन बोलो भाई, ठीक है, क्या बोलो, रशियन बोल। ठीक है, तो वहां पे रशियन बोलने की वहां पे बात आ गई। अब रशियन बात आ गई, साथ साथ में बैन कर दी क्या, पॉलिश लैंग्वेज इन स्कूल। ये जो पॉलिश लैंग्वेज है वो आप स्कूल में नहीं बोलोगे, ये सारी बात वहां पे लाई गई। उसके बाद ये पॉलिश
थी उसको एज अ सिंबल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस के रूप में यूज करा गया, रिसिस्ट के रूप में, कि क्या कि हम विद्रोह करेंगे अपना पॉलिश यूज करके। फिर चर्चेज में पॉलिश यूज होने लगी, रोल ऑफ चर्च, चर्च में क्या हो रही है, पॉलिश यूज होने लगी, और ये एक तरह का बन गया कल्चरल प्रोटेस्ट बन गया। उसमें बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं, बहुत सारे डांस आते हैं, कापीज कजूनी करके पता नहीं क्या था वो होता है, और ऐसे करके बहुत सारे नाम आते हैं। वो एक बार देख लेना लॉन्ग आंसर में जो मैंने दे रखा है पीडीएफ में, उसमें मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे रोल ऑफ कल्चर, चर्च आता है, चर्च आता है बीच में। चर्च क्या करता है, चर्च बोलता है कि भाई हम पॉलिश ही यूज करेंगे अपनी गैदरिंग्स में, और अपनी गैदरिंग वैदरिंग में जो भी था वो पॉलिश लैंग्वेज को यूज करा करते थे। और पॉलिश लैंग्वेज को जब उनको पता चला कि पॉलिश लैंग्वेज यूज हो रही है, किसको, रशियन लोगों को, तो रशियन लोगों ने क्या करा, उनको साइबेरियन जेल में, सारे प्रीस्ट को, बिशप्स थे, सबको क्या कर दिया, साइबेरियन जेल में डाल दिया कि भाई हमसे ऐसे गद्दारी करोगे तो तुम्हारा ऐसा ही हाल होगा। तो यहाँ पे ये करा गया। आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, एनालाइज द implication of first world war on the economic and political situation of in India। ठीक है, एक बार इसको पढ़ो, मैं थोड़ा सा पानी पड़ा है वही पी लूं। सर पानी वानी ला दो एक बार, ठीक है। तो हम देखें तो क्या बोला है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया की इकोनॉमी पे और पॉलिटिक्स पे कैसे इंपैक्ट पड़ा, क्या इंपैक्ट पड़ा वो बताना है अपने। सबसे पहले इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया लड़ा तो नहीं था, बट ब्रिटेन लड़ा था। अब ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन ने इंडिया को उस समय गुलाम बना रखा था, तो इंडिया की एक तरह से इकोनॉमी को चूस चूस के वो काम चला रहे थे। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर, की जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया, किसका, इंडिया का बढ़ गया। इंडिया क्यों बढ़ा, क्योंकि इंडिया तो लड़ नहीं रहा था, पर इंडिया कहीं ना कहीं ब्रिटेन के बिहाफ पे लड़ रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ, इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा तो उसको कैसे ना कैसे क्या करा, कैसे ना कैसे पूरा करने के लिए, कहीं ना कहीं से पैसा गया तो कहीं ना कहीं से पूरा करने के लिए उन्होंने क्या करा, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, कि टैक्स बढ़ाना इंक्रीज कर दिया, और क्या करा, इंट्रोड्यूस करा क्या, इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो भी कमा रहे हो थोड़ा सा हमें दे दो यार। तो वो यहाँ पे सिस्टम करा गया। साथ साथ में जो प्राइस राइज हुआ, फोर्स रिक्रूटमेंट हुई, कि फोर्सली जबरन भर्ती करा रहे हैं आर्मी में। आर्मी में क्या हो रही है, फोर्स रिक्रूटमेंट हो रही है। कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हो रहा है, जो ब्रिटिश लोग हैं, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, वो गांव गांव में जा रहे हैं, जो भी हमें बंदा दिख रहा है उसको हमने जबरदस्ती लिया कि हाँ भाई आर्मी में चल, क्यों चल, तो लड़ना है, क्यों लड़ना भाई, ठीक है, क्यों लड़ना है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही है, लड़ना है तो भाई हमारे साथ चल। तो वो सिस्टम था कि फोर्सली रिक्रूटमेंट कर रहे थे। साथ साथ में क्रॉप फेलियर हो गया, हम देखें तो 1922 में जाके बहुत, मतलब बहुत तगड़ा क्रॉप फेलियर हो गया। जो प्रोडक्ट, जो प्राइस था वो डबल हो गया, 2x प्राइस हो गया था, जो प्राइस था वो 2x हो गया था। साथ साथ में क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स फैला, कि जो इन्फ्लुएंजा बीमारी थी वो फैल गई, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। तकरीबन तकरीबन हम देखें 1 करोड़, पता नहीं 1 करोड़ कुछ, सॉरी 10 लाख कुछ लोग मारे गए थे, बहुत लोग मारे गए। साथ साथ में इसी के साथ साथ में क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, एंड फिर उसके बाद क्या आ गया, रॉलेट एक्ट आ गया वर्ल्ड वॉर खत्म होने के कुछ समय बाद। ठीक है, 18 में खत्म हुई, 19 में ही रॉलेट एक्ट आ गया, और 19 में कब आया, फेब्रवरी में। फेब्रवरी में कैसे आया, फेब्रवरी में भी कैसे आया कि भाई बहुत ही जल्दबाजी में उन्होंने बोला कि एक कानून पास करो, जल्दी करो, ठीक है, जो भी है कानून कर दो भाई। जो भी इंपीरियल काउंसिल थी उन्होंने बोला कि भाई कर दो, एक लागू कर दो ये वाला कानून, जो भी रॉलेट एक्ट बना रहे हो ना, पूरा हुआ नहीं हुआ कर दो पास, तो फरवरी में उसको पास कर दे। तो ये सारे रीजन थे, ये सारे चीजें थी जो क्या थी भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ा इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 नंबर में, तो 2-3 पॉइंट इसके अच्छे से कर लेना तैयार, यही क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम। आगे बढ़ते हैं, अगला बोल रहा है डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज दैट लेड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 3 कारकों का वर्णन कर दो। यही बोल रहा है ना, असहयोग आंदोलन के 3 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, कि क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो भी क्या थे, असहयोग आंदोलन था, उसके कारण बता दो कि क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करा गया था। सबसे पहले बात, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट मैंने बताया फैब में आया, फैब 1990 में। क्या हुआ था इसमें भाई, इसको काला कानून बोल दिया। कोई बंदा शक्केदार पर हमें दिख रहा है तो हमने क्या कर दिया, उठा लिया, डाल दिया 6 महीने के लिए जेल में। अरे तू जेल में था, अरे वापस आ। फिर उस पर ट्रायल कराया गया। मतलब क्या था कि एक बंदे को मैंने शक है, इसमें मेरे को शक है किसी बंदे पे, मैंने उसको उठाया और उठा के मैंने क्या कर दिया, जेल में डाल दिया।
जेल में डालने के बाद 6 महीने तक कोई ट्रायल नहीं होगा, 6 महीने बाद उसकी भाई ट्रायल होगा, कोर्ट में पेश होगा, और कोर्ट में पेश होके भाई क्या होगा, उस पर देखा जाएगा कि भाई अगर तू मुजरिम था ठीक है, अगर नहीं था तो मतलब था, आपने कुछ कांड वांड करा है, वापस जाओ जेल में, नहीं करा तो उसको छोड़ देते थे, उसका जो भी समय था वो बर्बाद हो जाता था। तो एक रॉलेट एक्ट था, इसको क्या बोला, ब्लैक लॉ बोला था, काला कानून बोला था गांधी जी ने। उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया। जलियांवाला बाग इंसिडेंट कैसे हुआ भाई, कि एक सिस्टम था, क्या हुआ, एक जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने अपनी सारी पावर जो थी वो दे दी थी जनरल डायर को। मतलब यहाँ पे क्या लग गया, एक तरह से मिलिट्री रूल लग गया। क्या लग गया, मिलिट्री रूल लग गया। यहाँ पे जो सारी पावर है वो किसको दे दी, जनरल डायर को दे दी। अब जनरल डायर को दी तो यहाँ पे क्या हुआ, तो वहां पे उन्होंने गैदरिंग हो रही थी जलियांवाले बाग में। कब हुई थी, 13 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1990 हो गया था, गैदरिंग हो गई थी। और उन्हें पता नहीं है कि भाई वहां पे क्या लगा पड़ा है, वहां पे मिलिट्री रूल लगा पड़ा है, ठीक है, वहां पे क्या लगा, मिलिट्री रूल लगा पड़ा, उनको पता नहीं था। वो सारे जो लोग थे पंजाब के, वो भाई बैसाखी मनाने के लिए, बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 तारीख थी भाई। वहां पे क्या करे, बैसाखी के मेले को बैसाखी के त्योहार को मनाने के लिए एक मेला लगता है, मेले को मनाने के लिए वो जलियांवाले बाग में गए। जलियांवाले बाग में जाके भाई अपना सेलिब्रेट कर रहे थे। उसमें कुछ लोग थे जो भाई रिवॉल्ट डिवॉल्ट करने वाले थे, बट बाकी सारे लोग जो निर्दोष थे। तब पे क्या हुआ, जो जनरल डायर आया, जनरल डायर ने कुछ नहीं करा, फायरिंग कर दी, ओपन फायरिंग कि धाड़ 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 धाड़, जितने भी लोग थे उनको मार दिया। ठीक है, बहुत सारे लोग मर गए। जैसे कि ये कुआं था वहां पे, ये जैसे क्या है, ये जलियांवाला बाग है, उसके यहाँ पे कुआं है एक, ठीक है, मैं तो गया हूं मुझे पता है। तो यहाँ पे कुआं है, तो जो लोग थे, ओपन फायरिंग हुई, यहाँ से एक ही गेट है, वो गेट से घुसा, गेट बंद कर दिया, गेट से घुसा, गेट को बंद कर दिया, और ओपन फायरिंग कर दी हर जगह, कि जो भी है ओपन फायरिंग कर दी। जैसे मैं अभी तो गया था मैं कुछ समय पहले, तो मैंने देखा कि भाई दीवारों पे गोलियां देखने को मिलती है, अभी भी निशान है, ऐसे ऐसे करके उसको मार्क कर रखा है, ठीक है। ओपनली फायर कर दिया। ओपनली फायर करने के बाद कुछ लोग सोचे कि भाई इस कुएं में कूद जाते हैं, लोग कुएं में कूदे, कुएं में कूद के इतने लोग कूद गए कि सारे ही मर गए। और बहुत बड़ा कुआं है वो, तुम देखोगे कि जिस कमरे में शूट कर रहा हूं उस कमरे से ही बड़ा कुआं था वो, बहुत बड़ा कुआं था, ठीक है। तो ऐसे करके जलियांवाला बाग हुआ, जो एक रीजन बना कि इसका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। उसके बाद खिलाफत इशू था एक। खिलाफत इशू क्या था भाई, खिलाफत इशू हम देखें तो एक इस्लामिक हेड होते हैं खलीफा, ठीक है, जो ओटोमन एम्पायर के कहते लीडर थे, या वहां के किंग थे एक तरह से बोल सकते हैं। अब वहां पे हुआ क्या, खलीफा को हटाने की बात चल रही है, क्यों, क्योंकि खलीफा जो था, खलीफा क्या है, दूसरी साइड से लड़ रहा था, ब्रिटेन दूसरी साइड से लड़ रहा था। तो यहाँ पे हुआ क्या, ब्रिटेन वाली साइड जीत गई, खलीफा वाली साइड हार गई। तो अब जब वर्ल्ड वॉर होती है तो वर्ल्ड वॉर में जो हारने वाली साइड होती है उस पर एक ट्रीटी साइन करी जाती है, उससे एक हार्श पीस ट्रीटी, जिसपे भाई बहुत ही सख्त ट्रीटी होती है, उनकी पावर्स को छीना जाता है, जो भी सीन होता है। तो ये होता है, तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि खलीफा की पावर को कैसे छीन सकते हो तुम, ठीक है। तो खलीफा की पावर को छीनने की वजह से छीन लेंगे, इस वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर एक क्या बोल सकते हैं, गुस्सा पैदा हो गया। तो जितनी मुस्लिम मासेस थी वो सड़क पर आ गए, उन्होंने रिवॉल्ट, एक क्या बोल सकते हैं, प्रोटेस्ट या मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो जो क्या था, खिलाफत इशू था, तो खिलाफत जो मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट चला। खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी ऐड कर दिया था गांधी जी ने, ठीक है। ये पूरा खिलाफत इशू था। खिलाफत इशू के बाद देखें डिमांड ऑफ स्वराज, कि गांधी जी ने अपनी हिंद स्वराज बुक में बता रखा था कि स्वराज का मतलब क्या है, क्या ये जो रूल कैसे कर रहे हैं ब्रिटिश लोग, कि कब था 1906 में गांधी जी ने एक बुक पब्लिश करी थी, उसमें उन्होंने क्या बताया था, स्वराज के बारे में बताया था। और बताया था कि जो जो ब्रिटिश लोग हैं वो रूल जो कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हम सहयोग कर रहे हैं, हम कॉपरेट कर रहे हैं। अगर हम कॉपरेट ना करें तो इनका शासन 1 साल में खत्म है। जैसे कि हुआ भी, एक तरह से हम देखें हुआ भी, कि जब 1920 नहीं 1920 में, इधर होगा हाँ, 1921 में लगा लो, 1921 में क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। 1921 में क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और 1992 में उसको क्या कर रहा, तो कॉल ऑफ करना पड़ा, क्योंकि चोरा चोरी कांड हो गया था, हिंसा हो गई थी। अगर ये बंद नहीं होता, अगर ये 22 में कॉल ऑफ नहीं करते महात्मा गांधी, तो हम 2000 कह रहा हूँ 1922 में ही हम आजाद हो जाते, ब्रिटिश रूल चला जाता, जो ब्रिटिश शासन चल रहा था वो खत्म हो जाता, पर हो नहीं पाया क्योंकि वापस ले लिया। और साथ साथ में बोला फेलियर ऑफ 1919 एक्ट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो भी एक तरह का रीजन था किसका,
इसी का, किसका, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के इकोनॉमिक इफेक्ट के बारे में बता दो। क्या है भाई इकोनॉमिक इफेक्ट? बॉयकॉट करा हमने फॉरेन गुड्स को, ठीक है, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स को करा हमने, जो फॉरेन गुड्स थे उनको बॉयकॉट करा, जो भी कपड़े वपड़े थे उनकी होली जला दी, ये सारे सिस्टम था। पिकेटिंग कर दी हमने किसकी, लिकर शॉप्स की, जो भी लिकर शॉप्स की, जो भी दारू की दुकान थी, शराब की दुकान थी, उन सबको क्या कर दिया, पिकेटिंग कर दी कि हमने उनके गेट्स बंद कर दिए। साथ साथ में डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट क्लोथ की, जो इम्पोर्ट क्लोथ थे उनको डिक्लाइन हो गया कि जो बहुत ज्यादा मात्रा में हम इंपोर्ट करते थे उनकी मात्रा कम हो गई, हम इंपोर्ट करना बंद कर दिया हमने। ठीक है, द राइज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट की, जो भी इंडियन टेक्सटाइल थे, जो भी भारतीय इंडिजीनियस कपड़े थे, ठीक है, वो स्वदेशी कपड़े थे, उनका प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, और साथ साथ में भाई प्रमोशन ऑफ खादी, की खादी को पहनने के लिए, मतलब खादी का प्रमोशन हुआ, खादी को लोगों ने पहनना शुरू करा। ठीक है, खादी को पहनना लोगों ने शुरू करा। अब क्वेश्चन आएगा भाई कि उसके लिमिटेशन क्या थे, आई गेस यही क्वेश्चन होगा कि लिमिट, हाँ, स्लो डाउन क्यों हो गया, स्लो डाउन क्यों हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्यों? क्योंकि भाई खादी, जो हमने बोला कि खादी को प्रमोट करा, पर खादी क्या थी, खादी महंगा पड़ता था क्योंकि हाथ से बनता था, ब्रिटिश गुड्स मशीन से बनते थे, जो हमने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है। तो भाई, तो खादी महंगा पड़ता था, तो लोगों ने बोला यार गरीब हूं, क्या करूं, नहीं खरीद पाऊंगा, तो खादी को उन्होंने पहनना बंद करा क्योंकि खादी महंगा था। ठीक है, लिमिटेड नेशनल इंस्टीट्यूशन, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे वो क्या थे भाई, लिमिटेड थे। तो लोगों ने क्या करा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, स्कूल जाना बंद कर दिया, कोर्ट जाना बंद कर दिया, वो सारी सिस्टम चल रहा था, टीचर्स ने पढ़ाना बंद कर दिया। ठीक है, बच्चे तो खुश हो गए थे उस समय। तो क्या था यहाँ पे, लिमिटेशन था नेशनल इंस्टीट्यूट्स की, जो इंस्टीट्यूट्स थे उनका क्या था, वो लिमिटेड थे, हमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश स्कूल में ही भेजना पड़ेगा, तो ये मुद्दा बन चुका था, इसलिए वो हो गया। लॉयर्स ने अपने कोर्ट्स में जाना स्टार्ट कर दिया, लॉयर कह रहे यार घर पे बैठे रहेंगे, खाएंगे क्या, तो खाना पड़ेगा, पैसा तो कमाना पड़ेगा, तो भाई कोर्ट में जाऊंगा। ठीक है, बॉयकॉट को डिक्लाइन करने लगे कि भाई बहुत बॉयकॉट हो गया यार, अब तो यार पहनना तो वही पड़ेगा, जो आ रहा है वही पहनना पड़ेगा, जो आ रहा है वही खरीदना पड़ेगा ब्रिटेन से, सस्ते दाम में मिल रहा है क्योंकि, तो वो। और भाई चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड की वजह से भी क्या हुआ, जो चोरा चोरी इंसिडेंट था, इसकी वजह से भी जो मूवमेंट था उसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई थी। अगर ये कांड नहीं होता, ये सारे रीजन नहीं होते, तो हम देखें तो 1922 में ही एक तरह से आजाद हो जाता इंडिया, बट हो नहीं पाया। जो भी रीजन था, जो भी सिस्टम था, ये सारे रीजन थे क्यों वो अपना स्लो डाउन हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो हम देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया सिटीज में कैसे फैला था, कि बता दो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिटीज में कैसे फैला था, असहयोग आंदोलन कैसे देश के शहरों में फैला, बता दो, और आर्थिक दृष्टि से इनके प्रभाव समझाएं कि भाई क्या इनके आर्थिक दृष्टि पे क्या प्रभाव पड़े और कैसे वो फैला, ये बताना है अपने को। सबसे पहला क्या हुआ भाई, स्टूडेंट्स ने क्या बोला, स्कूल नहीं जाना। टीचर्स ने क्या बोला कि भाई रिजाइन कर रहा हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा, बहुत दिन हो गए यार, थक गया मैं। उसके बाद जो लॉयर्स है उन्होंने क्या बोला कि भाई हम नहीं आ रहे प्रैक्टिस पे, हम नहीं आएंगे कोर्ट वोट, पहाड़ में कोर्ट। ठीक है, उसके बाद जो कह रहा भाई बॉयकॉट करा किसको, जो भी काउंसिल्स थी, जो काउंसिल इलेक्शन हो रहे थे, जो भी लीडर्स थे उन्होंने काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट करा। साथ साथ में हम बोले जो भी क्या थे, सरेंडर कर दिया टाइटल्स की, जो भी टाइटल्स मिले हुए थे उन सारे टाइटल्स को कर दिया, सरेंडर कर दिया। जैसे कि गांधी जी को हिंद स्वराज का टाइटल मिला था, ठीक है, हाँ हिंद स्वराज था, नहीं गजवाए हिंद था शायद, गजवाए हिंद, केसरी हिंद, सॉरी केसरी हिंद, केसरी हिंद का टाइटल मिला था, तो गांधी जी ने वो भी कर दिया था, छोड़ दिया था उस टाइटल को, सॉरी केसरी हिंद। फिर भाई क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ फॉरेन ट्रेड, की डिक्लाइन हो गया क्या, फॉरेन ट्रेड का, कि फॉरेन ट्रेड का कर दिया, डिक्लाइन हो गया, फॉरेन ट्रेड क्या था, क्या गिरता चला गया सिटीज में। तो ये सारे रीजन थे, ये सारी चीजें थी जो क्या हुई, तो क्या हुई सिटीज में, इन सारे तरीकों से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो फैला। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शायद अगला होगा नॉन कोऑपरेशन के बाद सिविल डिसोबीडियंस, कि अब सिविल डिसोबीडियंस क्या बता दो, 3 कारण बता दो। ठीक है, 3 कारण नॉन कोऑपरेशन के पूछे, 3 कारण सिविल डिसोबीडियंस के पूछे, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन मान के चल लो। ठीक है, एक ही साल में आए थे दोनों क्वेश्चन एक साथ, कि सिविल डिसोबीडियंस के बता दो या नॉन कोऑपरेशन के बता दो, हमें दोनों के बताए, हम दोनों के बताएंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे, क्या था भाई, साइमन कमीशन का आना, साइमन कमीशन के आने से लोगों के अंदर गुस्सा उड़ गया। साइमन कमीशन क्यों आया था, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, उसमें पर इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए हमने क्या बोला, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, ये सिस्टम चला था, तो साइमन कमीशन एक रीजन बन गया। उसके बाद लाला लाजपत राय जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी,
लाठीचार्ज हुआ लाला लाजपत राय कि उसमें मृत्यु हो गई, तो इस वजह से लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया। तो भाई कुछ ना कुछ तो मूवमेंट चाहिए था जिसकी वजह से क्या हो, एक हम क्या बोल सके, एक चेंज ला सके या कोई प्रोटेस्ट कर सके। तो एक क्या आया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया था उस समय। उसके बाद देखिए हम लाहौर सेशन हुआ। लाहौर सेशन में क्या डिमांड करी हमने, पूर्ण स्वराज की डिमांड करी। ठीक है, लाहौर सेशन में हमने क्या करी, पूर्ण स्वराज की डिमांड करी। उसका प्रेसिडेंट कौन था, उस लाहौर सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था क्या, लाहौर सेशन। और उसमें डिमांड करी गई थी पूर्ण स्वराज की, क्या मैं लेके रहेंगे आजादी। ठीक है, सीधी बात, हम क्या करेंगे, आजादी चाहिए, पूरी चाहिए, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की यहाँ पे डिमांड करी गई थी। उसके बाद भाई सॉल्ट लॉ, एक सॉल्ट लॉ था जो रीजन बना एक बहुत बड़ा। ठीक है बहुत बड़ा रीजन बना किसका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के स्टार्ट करने का। ठीक है, सॉल्ट लॉ था कि सॉल्ट लॉ क्या था, एक तरह का काला कानून था, एक तरह उसको भी बोल सकते हैं कि सॉल्ट क्या है, बेसिक नीड है, खाने की बेसिक जान है। लेकिन नमक के बिना भाई खाना क्या है, कुछ नहीं है। तो वही है कि नमक के ऊपर कानून बना दिया, क्या बना दिया कि कोई भी इंडियन लो बंदा है वो क्या है, नमक नहीं बना सकता। बनाएगा कौन, ब्रिटिश, ब्रिटिश कंपनियां बनाएगी और ब्रिटिश कंपनियों से ही तुम्हें खरीदना पड़ेगा, सिंपल बात। कोई आप पे चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है कि आप टाटा का लो या किसी और ब्रांड का लो, सिर्फ है ब्रिटिश कंपनियां, उसी का लेना पड़ेगा तुम्हें नमक। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया कि सॉल्ट लॉ एक कारण बना। उसके बाद ठीक है, रिजेक्शन ऑफ 11 डिमांड्स, रिजेक्शन ऑफ 11 डिमांड्स, किसने 11 डिमांड्स को रिजेक्ट करा था, किसने करा था, इसको सबसे पहला पॉइंट भी बना सकते हो तुम, किसने करा था, जो लॉर्ड इरविन थे। गांधी जी ने एक लेटर लिखा, क्या बोला कि भाई मेरी 11 डिमांड्स है, इनको पूरा कर दो, अगर नहीं होती उसके अगले दिन ही मैं क्या कर दूंगा, उसके अगले दिन ही मैं क्या कर दूंगा, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, 11 मार्च को, ठीक है 11 मार्च को क्या करा उन्होंने, बोला, मतलब लेटर तो पहले भेजा था, उन्होंने बोला कि 11 मार्च तक अगर ये मेरी डिमांड्स पूरी नहीं होती जो मैं लेटर में लिख के दे रहा हूं, 11 मार्च तक डिमांड पूरी नहीं होती, तो अगले दिन से मैं क्या करूंगा, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा 12 मार्च से शायद। ये हुआ पूरा सिस्टम, कर दूंगा मैं स्टार्ट। उसके बाद वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं गांधी जी। फिर जाके भाई ये दांडी यात्रा चलती है 6 अप्रैल, 6 अप्रैल में जाके पूरी होती है। पहले क्वेश्चन में कैसे आ गया, हाँ पीछे क्या होता भाई, 11 डिमांड्स पूरी नहीं होती, फिर दांडी यात्रा चलाई जाती है। दांडी यात्रा के बाद दांडी पहुंचते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट बना के नमक कानून को तोड़ते हुए क्या करते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा सिस्टम यहाँ पे चलता है। ये सारे रीजन क्या है, एक तरह से इन सारे रीजन को तुम याद कर लो, ये सारे रीजन किस चीज के हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के स्टार्ट होने के। मेन याद कर लो, 11 डिमांड को याद कर लो, सॉल्ट को याद कर लो, पूर्ण स्वराज को याद कर लो, साइमन कमीशन को याद कर लो, 3 से 4 पॉइंट। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट तो मिनिमम याद कर लो, कि तुम अगर एक भी पॉइंट तुम गलत लिख रहे हो तो एक पॉइंट तुम्हें, एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो उसके नंबर मिल जाए, कवर हो जाए। ठीक है, तो ये रखना। और अभी मैं बताऊंगा भी तुम्हें आंसर लिखना कैसे है बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा कि कैसे आंसर लिखना है। ठीक है, तो हम देखें एक बार अब क्या है 18वां क्वेश्चन की, हाउ आर द विजन वेरियस सोशल ग्रुप्स इन्वॉल्व इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन, कि भाई कैसे जो लोग थे, लोगों ने क्या करा, इन्वॉल्व हुए, कौन कौन से सोशल ग्रुप्स इन्वॉल्व हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, तो वो बता दो। सबसे पहला भाई रिच पीजेंट्स इन्वॉल्व हुए, कि भाई रिच पीजेंट्स ने बोला कि हमारी डिमांड्स को, उनकी डिमांड्स को रखा जा रहा था उनके अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, रिच पीजेंट्स की डिमांड्स को रखा गया। उन्होंने बोला कि भाई जो रेंट वेंट दे रहे हैं हम भूमि का, वो थोड़ा कम करा दो, ये सारी चीजें करा दो। फिर पुअर पीजेंट्स आए इसके अंदर, पुअर पीजेंट्स ने भी डिमांड रखी, बिजनेस क्लास ने भी पार्टिसिपेशन करा, इंडस्ट्रियल वर्कर ने भी पार्टिसिपेट करा, वुमन ने भी पार्टिसिपेट करा, बट दलित एंड अंबेडकर जो थे उनका एक अलग इशू बना यहाँ पे। और क्या बोल सकते हैं, लिमिटेड मुस्लिम पार्टिसिपेशन की, बहुत कम मुस्लिम लोगों ने क्या करा था, पार्टिसिपेट करा था इसमें, क्योंकि वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात जो भी चल रही थी उसकी वजह से। ठीक है, तो ये सारे रीजन थे यार, ये सारे सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने क्या करा था, पार्टिसिपेट करा था, इन्वॉल्व थे किसके अंदर, उसके किसके अंदर, अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, सीडीएम के अंदर। अगर आप देखें तो भाई बोला गया, वर्कर्स हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी द नोशन ऑफ स्वराज, कि जो स्वराज का नोशन था, जो स्वराज की जो अवधारणा थी, जो स्वराज की अवधारणा थी, वो भाई सबके लिए अलग अलग थी। श्रमिकों के लिए, महात्मा गांधी के लिए, जो भी श्रमिकों के लिए महात्मा गांधी की स्वराज की अवधारणा अलग अलग थी, उनका नोशन अलग था। क्या था भाई, फ्रीडम ऑफ मूव,
कि वो कहीं से भी कहीं तक जा सकते हैं। जो भी प्लांटेशन वर्कर्स थे उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, यहाँ पे वर्कर्स आ गए, सिर्फ प्लांटेशन वर्कर होगा शायद, कि प्लांटेशन जो वर्कर्स थे उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि वो आजादी से घूम सके, कहीं भी जा सके, क्योंकि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लगा पड़ा है। क्या लगा पड़ा है? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब आया है? 1859 में, ठीक है। 1859 में क्या है? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। वो क्या है भाई? क्या बिना ब्रिटिश अधिकारी के इजाजत के आप जो बागान है, जो प्लांटेशन फील्ड है, उससे बाहर नहीं जा सकते। तो वही बोला गया है कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होनी चाहिए, लिंक विद विलेज होना चाहिए, कि उनका ये भी था कि वो अपने विलेज से, जो अपने गांव है, जो जहां से वो आए हैं, ठीक है, जहां से भी उनको उठा के वहां लाया गया है, कहाँ पे? असम में, जहां के भी बागानों में लाया गया है, वहां पे वो अपने गांव से बात नहीं कर सकते, लिंक नहीं रख सकते। तो लिंक की बात कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा पड़ा है? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लगा पड़ा है, ठीक है। डिफेंड क्या है? अथॉरिटीज, डिफेंड अथॉरिटीज हो रही है। बिलीव इन गांधी राज, की उन्होंने क्या सोच रहे थे कि गांधी राज क्या है? गांधी राज आ गया है, हम आजाद हो चुके हैं, ये सारी बात थी। इनका पहला मकसद एक ही था कि क्या है? मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे भाई घर छोड़ दो। तो ये इनका क्या था? मेन क्या था? मेन नोशन था इनके लिए, मतलब क्या था आजादी का? कि मैं कहीं भी जा सकूं, मैं अपने गांव से बात कर सकूं, ये सारा रीजन था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पे इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लगा पड़ा है, जिसकी वजह से वो नहीं जा पा रहे थे। फिर उनको क्या लगा कि गांधी राज आ गया है, अब क्या करेंगे? हम घर जाएंगे। तो सारे के सारे जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स थे वो घर को रास्ता पकड़ लेते हैं, घर की तरफ निकल लेते हैं। अब घर की तरफ निकले तो क्या हुआ? घर की तरफ निकले तो क्या हुआ? एक ही चीज हुई, पुलिस ने पकड़ लिया। अब जब पुलिस ने पकड़ा, उनकी पिटाई लगाई बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा, बहुत तगड़ी वाली उनकी पिट्टी कर दी, ठीक है, पिट्टी पिट्टी कर दी, और जिसकी वजह से उनको वापस ही अपने प्लांटेशन फील्ड में जाना पड़ा। तो वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब क्या था? कि मुझे घर जान दो। सीधी बात क्या है? मुझे घर जान दो, मम्मी से बात करनी है, पापा से बात करनी है, ये वाला सिस्टम था यहाँ पे प्लांटेशन वर्कर के लिए। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था? द गांधीयन आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया क्या था गांधी का? सत्याग्रह का आइडिया क्या था, ये अपने को बताना है। एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द इनजस्टिस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। 2 नंबर में आया था कि सत्याग्रह बता दो, उसका आइडिया बता दो, वो पावरफुल क्यों है, ट्रुथ, वो सारी चीजें। तो पहले सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्याग्रह का मतलब है सत्य प्लस आग्रह, सत्य पर आग्रह करना, सत्य पर अड़े रहना, सत्य की बात करना। तो यहाँ पे क्या है? सत्य पर आग्रह मतलब ट्रुथ, ट्रुथ होना चाहिए। सत्याग्रह का उनका आइडिया क्या था? ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस होना चाहिए, और क्या भाई? मॉरल फोर्स। ये सारे क्या थे? उसकी बातें थी, किसकी? सत्याग्रह की। क्या बोलते थे? कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है और आप इनजस्टिस के खिलाफ खड़े हो, ठीक है, आप चाहे आपके अंदर फिजिकल फोर्स नहीं है, पर फिर भी आप इनजस्टिस के खिलाफ खड़े हो, सत्य को साथ लेके, तो आपसे ज्यादा पावरफुल बंदा कोई नहीं है। आप क्या करो? हृदय परिवर्तन करो, उस बंदे का हृदय परिवर्तन करो, वो समझेगा, उसके अंदर अपने आप ही गिल्ट पैदा हो जाएगा, उसको लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूं। तो ये उनका मतलब था कि ट्रुथ बोलो, नॉन वायलेंस पे टिके रहो, और मोरल फोर्स लगाओ, फिजिकल फोर्स नहीं, मोरल फोर्स लगाओ। ये उनका आइडिया था। तो इन्होंने कहां कहां करे थे भाई ये सत्याग्रह? सत्याग्रह करा था चंपारण में, खेड़ा, अहमदाबाद, और रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह कब हुई? 6 अप्रैल 1919, रॉलेट एक्ट आने के बाद करी थी, ठीक है। अहमदाबाद सत्याग्रह 1900, हम बोले तो 1900 एनसीईआरटी में क्या है? एनसीईआरटी में थोड़ा अलग है ना। तो पहले हम देखें, चंपारण देख लेते हैं 1917, ठीक है। खेड़ा भी शायद 1917, हाँ 1917, अहमदाबाद 1918, ठीक है। ये सत्याग्रह कराई गई थी, ये सत्याग्रह करी थी किन्होंने? गांधी जी ने, ठीक है। ये 4 सत्याग्रह करी थी, और ये इसका मतलब है सत्याग्रह की आइडियोलॉजी क्या थी, वो सारी बात यहाँ पे ये बता रही है। ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड मॉरल फोर्स, कि ट्रुथ होना चाहिए, आप ट्रुथफुल होने चाहिए, ट्रुथ बोलना है आपको, नॉन वायलेंस रखना है कि हिंसा नहीं करनी, अहिंसा पे जीना है, और मॉरल फोर्स लगाना है। अगर कोई भी तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो भाई फिजिकल फोर्स ना लगाया करना, मॉरल फोर्स लगाना है। भाई तू समझ जा, सुधर जा यार, ऐसा कुछ नहीं होता, समझ भाई मेरी बात को, वो सारी बात। तो ये, और ये कहाँ करा है? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद और रॉलेट सत्याग्रह में। अगला है भाई, इन द ग्रो in India, the growth of modern nationalism was immediately connected to the anti-colonial movement, की anti-colonial movement और जो नेशनलिज्म है वो जुड़ा पड़ा है। सही बात है, नेशनलिज्म में भी क्या बात करी जाती है कि देश को यूनाइट करने की, देश की बात करी जाती है।
एंटी कॉलोनियल मूवमेंट भी क्या था कि हमारे देश से जो भी ब्रिटिश रूल चल रहा है, जो भी कोई और रूल चल रहा है, उसको भगाओ और एंटी कॉलोनियल हो जाओ और अपने देश की बात करो, नेशन बनाओ अपना। तो वही बताया गया है कि शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन, कि भाई सबके सभी क्या थे, सभी ऑपरेशन झेल रहे थे, सबको ही ऑपरेस करा जा रहा था। तो वही है कि शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑपरेशन की जो नेशनलिज्म में भी है, नेशनलिज्म में किसी किंग को हटाने की बात करी जा रही है, जो भी सीन है, और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में भी क्या, जो रूल चल रहा है किसी का, उसको हटाने की बात करी जा रही है। तो दोनों ही क्या है, ऑपरेस हो रहे हैं। ठीक है, यूनिटी थॉट स्ट्रगल, ठीक है, यूनिटी, इससे क्या हुआ, स्ट्रगल, सबका स्ट्रगल जो था उसको सेम ही सेम था, इसकी वजह से क्या आई, यूनिटी आई और मास मूवमेंट बने, और गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था इसमें, और पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स की इस मूवमेंट में, चाहे वो नेशनलिज्म के मूवमेंट हो चाहे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हो, दोनों में पार्टिसिपेट बहुत सारे लोगों ने करा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, डेवलप ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, की नेशनल आइडेंटिटी की यहाँ पे बात करी गई। ठीक है, इससे क्या हुआ, नेशनल आइडेंटिटी आई कि सारे लोग एक ही साथ जुड़े पड़े हैं एक ही चीज के लिए, सबका एक्सपीरियंस भी सेम है, सबका स्ट्रगल भी सेम है। ठीक है, सबका एक्सपीरियंस भी सेम है, स्ट्रगल भी सेम है, सब चाहते भी सेम है, सबकी डिजायर्स भी सेम है। तो वही है, इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से सारे लोग एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या, एक आइडेंटिटी आई, एक कल्चर आया, सेम चीज आई। ठीक है, तो वही इसकी वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, की वजह से नेशनल आइडेंटिटी की डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे क्या कह रहा है, उपनिवेश का साझा क्या है, उपनिवेशवाद का साझा अनुभव था, सबका संघर्ष, संघर्ष के माध्यम से एकता थी, सारे लोग एक संघर्ष कर रहे हैं सेम ही। जन आंदोलन की भूमिका बहुत बड़ी थी, गांधी का नेतृत्व बहुत ज्यादा था इन मूवमेंट्स के अंदर, और विभिन्न वर्गों की भागीदारी थी, और राष्ट्रीय पहचान का विकास हुआ इन सारी चीजों से, कि एक नेशनल आइडेंटिटी निकली सबके अंदर से। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डिड द पीपल बिलोंग टू द डिफरेंट कम्युनिटीज रीजन एंड लैंग्वेज ग्रुप डेवलप द सेंस ऑफ कलेक्टिव, सीधी बात क्या बोला है, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के ऊपर क्वेश्चन आया। जब जैसे फ्रांस का आया था, वैसे इंडिया के बारे में पूछ रहा है कि कैसे लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आई, कि लोगों के अंदर एक वो आई कैसे, कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम सब क्या है, एक है, वो फीलिंग कैसे है, वो भावना कैसे है, वो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहली बात कि भाई क्या करा, रिसाइड रिकवरी ऑफ पार्ट्स, की पास्ट को हमने क्या करा रिसाइड, या इसको बोल सकते हैं हम री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री करी गई। क्या करा, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री भाई, कलेक्शन ऑफ फोक लोड्स, की फोक लोड्स जो थे उनको कलेक्ट करा, जिससे उनके भी दिमाग में वो सारी बातें आई, अपनी हिस्ट्री को याद करा कि हम सब एक ही कल्चर से हैं, हम सब एक ही देश के नागरिक हैं, हम सब एक हैं, जिसकी वजह से उनको क्या लगा कि हाँ हम इसी देश के थे, ये ब्रिटिश रूल जो था, जो ब्रिटिश लोग थे वो बाहर से आए थे। उसके बाद देखें भारत माता की क्या बनाई गई, भारत माता की पिक्चर बनाई गई, कि हमको बोला गया कि हम लड़ किसके ले रहे हैं, भारत माता के लिए, भारत माता को आजाद कराने किससे, इन अंग्रेजों से। तो ये यहाँ पे बात है यहाँ, ठीक है, ठीक है। तो भारत माता की हमने क्या बनाई, एक एलेगरी बनाई, जैसे वहां पे मारियान थी, जर्मेनिया थी, वैसे यहाँ पे क्या बनाई गई, भारत माता। उसके बाद हम देखें वंदे मातरम की रचना करी गई, बहुत सारे गीत बनाए गए, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत बनाए गए, जिससे क्या है, लोग जो उसको गा के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ रही है, जिसकी वजह से लोग क्या है, यूनाइट फील कर रहे हैं। तो ये एक रीजन था। उसके बाद नेशनल फ्लैग बनाया गया, ठीक है, ट्राई कलर फ्लैग था अपना भी, और फ्लैग चेंज होते रहे, बहुत सारे चेंज होते रहे, ठीक है। पहले कोई और था, पहले भाई 8 लोटस हैं, ठीक है, सूर्य है, चंद्रमा है, येलो व्हाइट और ग्रीन करके जो फ्लैग है वो है, फिर चरखे वाला फ्लैग आया, फिर जो अभी फ्लैग चल रहा है ऑरेंज, ठीक है, व्हाइट एंड ग्रीन वाला वो फ्लैग आया। तो ये सारी चीजें, ठीक है, और पब्लिक सेलिब्रेशन, ठीक है, ये सारी बात आ जाती है। इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आती है, कि री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फोक लोड्स, ठीक है, और भारत माता का क्या करा उन्होंने, चित्रण करा, वंदे मातरम और नेशनल फ्लैग, ये सारे क्या है, एक रीजन है, किस चीज के रीजन है, ये सारे रीजन है, एक तरह से बोल सकते हैं हम कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने की, लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाने की, कि हम सब इसी देश के नागरिक हैं, हम सब एक हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, अब आ गया भाई सिल्क रूट की, द सिल्क रूट वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन द डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई क्या है, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है क्या, सिल्क रूट, कल्चरल एक्सचेंज एंड प्री मॉडर्न ट्रेड का, बिल्कुल सही बात है। तो भाई जो सिल्क रूट था भाई, नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट, की जो सिल्क रूट था वो क्या थे, लैंड वेज भी थे और वाटर वेज भी थे, ये पूरा सिस्टम था, बहुत सारे सिल्क रूट्स निकल रहे थे।
उसके बाद इससे क्या होता था, सिल्क का ट्रेड होता था, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको, सिल्क रूट बोल दिया। उसके बाद भाई ट्रेड इन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल, की टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस का क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और साथ साथ फ्लो ऑफ प्रीशियस मेटल, की क्या है ये एशिया है, ठीक है, ये क्या है, यूरोप है, यहां से टेक्सटाइल और स्पाइसेस जा रहे हैं, टेक्सटाइल और स्पाइसेस जा रहे हैं, तो इनको बदले में क्या मिल रहा है, बदले में क्या मिल रहा है, बदले में मिल रहा है क्या, प्रीशियस मेटल, क्योंकि वहां पे और कुछ है नहीं, और ये मेटल कहां से ला रहे हैं, ये अमेरिका से ला रहे हैं, ठीक है। तो वो पूरा सिस्टम था, तो फ्लो ऑफ प्रीशियस मेटल, स्प्रेड ऑफ रिलीजन, इसी से क्या हुआ, स्प्रेड ऑफ रिलीजन, की रिलीजन भी फैला, कि जो भी बोल सकते हैं पिलग्रिम्स हो गए, जो भी टूरिस्ट हो गए, जो भी ट्रेवलर्स हो गए, वो इधर से उधर जा रहे हैं तो अपने धर्म को भी लेके जा रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को भी लेके जा रहे हैं, अपने विचारों को भी लेके जा रहे हैं, अपने किसी भी जो भी मतलब उसके आइडियाज उनको लेके जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है उनके अंदर मतलब जो भी चीज उधर से इधर उधर जाएगी उससे क्या होगा, एक तरह एक्सचेंज होगा ना। तो स्प्रेड ऑफ रिलीजन, की कोई भी मान लो कोई भी बोल सकते हैं स्पिरिचुअल लीडर हो गया, कोई भी बोल सकते हैं पिलग्रिम, पिलग्रिम तो हो गया, कि जो भी बोल सकते हैं स्पिरिचुअल लीडर हो गया, जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो इधर से इधर गए, यूरोप से एशिया में आए, एशिया में उन्होंने आके उन्होंने क्या करा, अपना जो क्रिश्चियनिटी थी उसको फैलाने की कोशिश करी, ठीक है। तो वही बताई गई है, जैसे कि यहाँ से बुद्धिस्ट जो पिलग्रिम्स थे, जो बुद्धिस्ट सेंट्स थे, वो ऊपर की तरफ गए थे इंडिया से, ठीक है। तो ऐसे करके रिलीजन फैला था, तो वही बात बताई गई है कि भाई स्प्रेड हुआ रिलीजन का, साथ साथ में कल्चरल एक्सचेंज हुआ। कल्चरल एक्सचेंज कैसे हुआ, कि हम देखें कि यहीं से, जैसे कि हमने अभी बात करेंगे आगे जाके फूड क्या इधर से उधर कैसे गया, वो सारी बातें करेंगे। तो वही, तो कि फूड क्या था, कि चाइना से नूडल वहां जाके स्पेगेटी बन गया, अरब से पास्ता जाके वहां पे कुछ और बन गया, तो वो सारी चीजें कि यहाँ तो क्या हुआ, एक तरह से कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ डिड द डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स टू एशिया एंड अमेरिका बाय द यूरोप सेलर्स इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड, की ग्लोबल ट्रेड पे कैसे भाई इम्पैक्ट पड़ा, जब सी रूट ढूंढ लिया। सबसे पहले भाई एक डायरेक्ट सी रूट मिल गया हमें, एक डायरेक्ट सी रूट मिल गया, तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट सी से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड नेटवर्क, की नेटवर्क बढ़ गए भाई, क्या बढ़ गए, विस्तार हो गया किसका, नेटवर्क्स का, ठीक है। फ्लो ऑफ सिल्वर, की सिल्वर का इससे फ्लो बढ़ा, ग्रोथ ऑफ कॉइन्स, ठीक है, सॉरी ग्रोथ ऑफ कॉलोनीज, किससे क्या हुआ, कि जो भी यूरोपियन थे जहां जहां जा रहे थे वहां पे अपनी कॉलोनी सेटअप करते जा रहे थे, ये हुआ। न्यू कमोडिटीज बनी, और राइज ऑफ अटलांटिक ट्रेड, की जो अटलांटिक ओशन था उसमें ट्रेड का फ्लो जो था वो बढ़ने लगा। तो ये सारे रीजन बता सकते हो कि ऐसे करके क्या हुआ, ऐसे करके जो डिस्कवरी हुई सी रूट्स की, उससे क्या ग्लोबल इकोनॉमी पे या ग्लोबल ट्रेड पे इंपैक्ट पड़ा, वो तुम बता सकते हो कि ये सारा इंपैक्ट पड़ा, कि डायरेक्ट रूट मिल गया, कि बहुत सारे हमारे ट्रेड के नेटवर्क्स मिल गए, फ्लो हो गया सिल्वर का, और साथ साथ में एक नई चीज आई, कॉलोनिज्म, कॉलोनीज बननी स्टार्ट हो गई नई नई। तो ये हम बता सकते हैं। आगे बढ़े, ठीक है, 25 क्वेश्चन कर लिए हमने। हाउ द स्मॉल बॉक्स प्रूव टू द मोस्ट पावरफुल वेपन टू द ऑफ द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट, की भाई कि जो स्पेनिश लोग थे, जो स्पेनिश लोग थे उनके लिए एक मोस्ट पावरफुल वेपन कैसे बन गया, स्मॉल पॉक्स। कि स्मॉल पॉक्स क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स एक बीमारी थी जो क्या हुआ कि यूरोप के लोगों के अंदर थी उससे लड़ने की क्षमता, पर अमेरिका के लोग जो थे आइसोलेटेड थे बहुत समय से। तो जब स्पेनिश लोग अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका में जाके वहां पे स्मॉल पॉक्स फैली, तो बहुत सारे लोग स्मॉल पॉक्स से मर गए। तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया है कि क्या है भाई, जो यूरोपियंस थे वो लेके गए थे उसको, अमेरिका में कोई इम्यूनिटी नहीं थी इसको लेके, किसको लेके, स्मॉल पॉक्स को लेके, उनको पता नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो रैपिडली फैल गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मर गए, ये सारी चीजें। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, मेरे दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, उसके एक अंकल थे, ठीक है, मेरे दोस्त के एक अंकल थे, और भाई उसको कभी जुकाम नहीं हुआ था, उन अंकल को कभी जुकाम नहीं हुआ, पूरी जिंदगी हो गई भाई उनको कभी जुकाम नहीं हुआ। अब वो भाई जुकाम नहीं हुआ, बढ़िया है भाई, कहते बीमार नहीं पड़ता, मैं जुकाम वुकाम नहीं होगा। और एक बार जुकाम हुआ, बुखार हुआ, और एक बार जब हुआ तो भगवान को प्यारे हो गए वो, जो भी है, मतलब कि क्या था, उनकी बॉडी कभी तैयार नहीं थी किसको लेके, जुकाम को लेके। उनको पता नहीं था जुकाम आएगा तो या बुखार आएगा तो कैसे रिएक्ट करना है उनकी बॉडी को, तो वैसे ही उनकी इम्यूनिटी तैयार नहीं थी उनको लेके। तो वही है कि यहाँ पे जो लोग थे अमेरिका के, उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं थी स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए, इसलिए क्या हुआ, वहां पे लोग वहां पे मारे गए। तो ये एक रीजन है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने छोटा सा, माफ कर देना भाई यार जिसका भी मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो अगम भाई सॉरी ठीक है। तो ये जो था
स्पेनिश जो लोग थे उन्होंने कॉन्कर कैसे करा, उन्होंने जीता कैसे वहां पे, स्मॉल पॉक्स के बदौलत। स्मॉल पॉक्स के बदौलत कैसे कि वहां के अमेरिका के लोग तैयार नहीं थे स्मॉल पॉक्स को लेके। आगे बढ़े। अब बोला भाई न्यू क्रॉप कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड डेथ, कि भाई कि जब नई क्रॉप आती है तो उससे लाइफ एंड डेथ का क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ी जमीन आसमान का फर्क बन जाता है। कि क्या हुआ, आयरलैंड में आलू पहुंच गया, आलू पहुंचा, आलू पहुंचने के बाद वहां पे क्या हुआ, जो लोग थे लोगों की डाइट में आलू आ गया, लोगों को न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, पेट भर रहा है, एक साथ बहुत सारी प्रोडक्शन हो जाती है, सस्ता पड़ता है आलू, सस्ता पड़ता है आलू, बहुत सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, बहुत सस्ता पड़ रहा है आलू, तो आलू सस्ता पड़ने से क्या हुआ, लोगों को, लोगों का न्यूट्रिशन पूरा हो रहा है, पेट भर रहा है, सब बढ़िया चल रहे हैं, तो लोगों की लाइफ बढ़िया हो गई, लोगों की जिंदगी लंबी हो गई। पहले कुछ खा नहीं पाते थे, मर जाते हैं जल्दी, अब लोगों को न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो 10-10 15-15 साल ज्यादा जी रहे हैं, 2-2 3 3 साल ज्यादा जी रहे हैं, कैसे ही मान लो। तो ये चल रहा है, तो जिससे क्या हुआ, जो लोग थे डिपेंडेंट हो गए आलू पे। बट एक बात ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ, कहाँ पे, आयरलैंड में, कि भाई आलू जो था, आलू की फसल सारी चौपट हो गई। सारी फसल चौपट होने से क्या हुआ कि जो आलू पे डिपेंडेंसी थी लोगों की बहुत थी, इस वजह से क्या हुआ, आलू तो सारा खत्म हो गया, अब लोगों को कुछ खाने को नहीं मिल रहा, इसलिए बहुत सारे लोग, मिलियंस में लोग मारे गए, मिलियंस में लोग क्या हो गए, भगवान को प्यारे हो गए, मृत्यु हो गई उनकी, क्यों, क्योंकि भाई उनको आलू नहीं मिल पाया, स्टारवेशन से मर गए। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं इंट्रोडक्शन फ्रॉम द अमेरिका, की आलू जो था इंट्रोडक्शन करा अमेरिका में, इंक्रीज द फूड सप्लाई, ऐसे क्या इंप्रूव हो गई डाइट, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, और भाई प्रोडक्शन अगेंस्ट द फन। ये सारी बातें बताई गई है कि क्या हुआ यहाँ पे, दिक्कतें ये सारी आई थी कि भाई पहले तो लोग बहुत डिपेंड हो गए, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, बट जब आलू की फसल चौपट हुई फिर क्या हुआ, कम सारे लोग, तो वही यहाँ पे बात बताई गई। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ कि यहीं हम अपन क्वेश्चन खत्म करते हैं, वीडियो भी काफी लंबी बन चुकी है शायद, तो हम यही क्वेश्चन खत्म करते हैं। एक दो क्वेश्चन आगे रह रहे हैं जिनके तुम्हें आंसर कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम में मिल जाएंगे। एक ये क्वेश्चन रह रहा है कि पटेटो, मेज और टमाटो ये इंट्रोड्यूस कैसे हुए थे यूरोप के अंदर, ये सारी बात, ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद अपना एक क्वेश्चन भाई प्रिंट रेवोल्यूशन के ऊपर है कि प्रिंट रेवोल्यूशन ने क्या करा, फिर भाई जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी उससे वो क्या क्यों सिग्निफिकेंट थी, क्या चेंजेस लाए। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस प्लेड अ मेजर रोल इन द शेपिंग शेपिंग द इंडियन सोसाइटी ऑफ द 19th सेंचुरी, कोड विद द एग्जाम्पल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन रह रहे हैं 3-4, इन सबके आंसर तुम्हें मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। तो भाई थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखी तो। ठीक है, बाकी जो भी 3-4 क्वेश्चन रह रहे हैं उनके तुम्हें आंसर प्रॉपरली कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन करो, और जो ये इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये सारे सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी प्रैक्टिस करो, सबको अच्छे से याद कर लो, सबको अच्छे से समझ लो, यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मजे करो, और क्वेश्चन को ध्यान रखो। और जो इसकी पीडीएफ है, पीडीएफ मिलेगी आपको कहाँ पे, टेलीग्राम पे मिलेगी, तो जल्दी जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम की जो पीडीएफ है उस पे होगा पासवर्ड, तो पासवर्ड क्या होगा याद रखो भाई, पासवर्ड होगा हिस्ट्री, हिस्ट्री प्रिंस। ठीक है, हिस्ट्री प्रिंस, ठीक है, पहला कैपिटल होगा, इधर भी पहला कैपिटल होगा विदाउट गैप। ठीक है, या ऐसा कर लो कि ऑल स्मॉल ही लगा लो। ठीक है, या ये कर लो, एक कैपिटल एक स्मॉल, ये तुम्हारा क्या होगा भाई, ये तुम्हारा पासवर्ड होगा टेलीग्राम की जो भी पीडीएफ होगी उसका। तो भाई ध्यान रखो, ठीक है, ये तुम्हारा पीडीएफ का पासवर्ड है। तो भाई जाना, ये सारे तुम्हें आंसर मिल जाएंगे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरी डिटेल के साथ, एनसीईआरटी की एक एक लाइन के साथ, जो जो उसमें आ सकती है आंसर में। तो भाई जल्दी से जाके देख लेना। अब यहाँ पे हम करते हैं वीडियो खत्म। तो आगे तुम्हारी मैप की वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए जुड़े रहना, बनी रहना एसबी क्लास के साथ।